मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेज चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए बीएससी बीकॉम का जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे महत्वपूर्ण जितने भी आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट के, यूनिट सेकंड के, यूनिट थर्ड के और यूनिट फोर के चारों यूनिट के आपका जो मैं रिवीजन है वो करवाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके सामने। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। और इसके जो अन्य पार्ट भी मैंने पहले करवा रखे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ये पार्ट थर्ड होने वाला है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप बाकी के पार्ट भी जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट में। विच ऑफ दिस इज नॉट ए सीआरएम टूल, इनमें से कौन सा सीआरएम का तो इनमें से कौन सा सीआरएम टूल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका जीमेल है वो कोई भी प्रकार का सीआरएम टूल नहीं है। लीड न्यूट्रिशन मीन्स, तो लीड ने नर्चरिंग का क्या अर्थ होता है, तो क्या आता है डेवलपिंग रिलेशनशिप विद लीड। तो पहले मैं आपको लीड बताऊंगा वो क्या होता है, फिर लीड नर्चरिंग भी समझाऊंगा। तो देखो लीड क्या होती है, कोई भी ग्राहक है आपका, समझ में आ गया। जैसे कि कोई आपके पास है, कोई दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, और आपने देखा कि पास में ही एक नई फैमिली आई है और उसके बच्चे वो क्या किस में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब वो उनकी स्कूल की छुट्टियां हो गई और अब नया सेशन शुरू होने वाला है स्कूल को, तो वो किताबें तो खरीदेंगे। तो आपने क्या किया, आपका जो वहाँ पर जो सेल्समैन है उसको भेजकर बताया कि भाई हमारी स्टेशनरी की दुकान है और वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको किताबें खरीदने तो हमारी वाली दुकान से खरीद लेना, हमारे सेल चल रही है, हम 10% ऑफ दे रहे हैं खरीद पर। तो इसे क्या कहा जाता है, लीड कहा जाता है। समझ में आ गया। जो आपको वो पोटेंशियल ग्राहक था जो जिसको किताबें खरीदनी थी, वो लीड आपकी एक तरीके की। अब लीड नर्चरिंग क्या हो गई, तो आपने जो उस आपके सेल्समैन को भेजा और अपनी जो दुकान के बारे में इंफॉर्मेशन बताई, उसी को क्या कहा गया है, लीड नर्चरिंग के नाम से समझा जाता है। तो जो आपका पोटेंशियल ग्राहक होने वाला है, जो आपको ग्राहक जो आपसे सामान खरीद सकता है भविष्य में संभावित रूप से, वो लीड होती है। और नर्चरिंग का क्या अर्थ होता है, लीड नर्चरिंग का, जो उसके साथ आपने उसको जो अपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, उसके साथ जो रिलेशनशिप या संबंध स्थापित किए, उसी को लीड नर्चरिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा, डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द लीड। विच चैनल इज द बेस्ट फॉर द B2B मार्केटिंग, तो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग का इसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा होता है, लिंक्डइन है, वो सही ऑप्शन होता है आपका बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग का। अब आप बोलोगे बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग या B2B मार्केटिंग क्या होती है, तो जैसे आपको समझ में आया कि दो दुकान है आपके, एक जो गांव में आपके जो शहर है वहाँ पर दो दुकान है, स्टेशनरी की दुकान का एग्जांपल लिया तो उसी का लूँगा। उसके पास क्या है, सारा स्टेशनरी का सामान मिल जाता है, आप जाके लेते हो वहाँ पे। लेकिन अब उस स्टेशनरी के दुकान वाले को भी तो कोई दुकानदार है वो सामान लाकर देता है, होलसेल का जो होता है। तो एक जो होलसेल का होता है उसके पास संजीव की पासबुक मिलेंगी सिर्फ, तो वो क्या करेगा, इस जो अपने बी नंबर दुकान है जो लीड नर्चरिंग के उदाहरण में मैंने समझाई थी, उसको ए के पास जो संजीव की किताबें हैं वो उसको ला कर देगा। अब मार्केट में एक ऐसा होगा जो क्लासमेट की उसने पूरी एजेंसी ले रखी होगी, तो वो क्लासमेट की कॉपी ला कर देगा उसको। एक होगा जिसके पास आपको क्या होगा, आपके एनसीईआरटी की बुक मिलती होंगी, तो वो उसको ला कर देगा। तो इस तरीके से जो मतलब होलसेल के सेलर होते हैं, जो छोटे छोटे रिटेलर को अपना क्या सामान वगैरह देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, B2B मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। समझ में आ गया आपको। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है इसके लिए, लिंक्डइन है, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्यों है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें से जो लिंक्डइन है वो वही एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सबसे ज्यादा आपको बिजनेस से संबंधित चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अब 19 नंबर प्रश्न की बात करूं, कंटेंट दैट सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो वो कंटेंट जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है उसको क्या कहा जाता है, वैल्यू कंटेंट के नाम से जाना जाता है, मूल्यपूरक कंटेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा कंटेंट जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, मूल्य प्रदान करे। समझ में आ गया। जैसे कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, जैसे आपको पढ़ाई करनी थी, आपकी कॉलेज के एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से पढ़ें, तो आप मेरी क्लास देखने लग गए और आपको पढ़कर पास हो गए। तो ये कंटेंट है जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको पास करवाने में मदद कर रहा है। ये किस प्रकार का कंटेंट आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट है, मूल्यपूरक कंटेंट है। तो समझ में आ गया आपको। जो आपकी समस्या थी पास, आपको डिजिटल कंटेंट की ना तो एमसीक्यू मिल रहे थे ना कोई क्लास मिल रही थी, और उसको मैंने पढ़ाकर आपको पास करवा दिया, तो ये इसने आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, इसलिए ये वैल्यूएबल कंटेंट है।
20 नंबर प्रश्न की बात करें, पेड ट्रैफिक इंक्लूड। तो पेड ट्रैफिक क्या होता है? पेड ट्रैफिक होता है, आप देखते हो ना कभी कभी आपने लगाना हिंदी सॉन्ग्स, तो आप हिंदी सॉन्ग लगाओगे तो उस पर जो सबसे पहला सॉन्ग ऊपर के ऊपर देखना, उसके नीचे लिखा होगा एड्स, ऐसा लिखा होगा एड्स। सॉन्ग का थंबनेल वगैरह आएगा लेकिन उस पर ऐड होगा। या काफ़ी बार आपको क्लास वगैरह देख रहे होते हो तो उसके बीच में कोई एक सॉन्ग चलने लग जाता है ऐड के रूप में, तो वही क्या है? वही है पेड ट्रैफिक के रूप में उसको जाना जाता है। तो उस सॉन्ग पे क्या होगा, लोग सुनेंगे उसको, क्लिक करके, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि भाई पेड चल रहा है, ऐड चल रहा है इस पर, तो उसको जाकर देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, तो उससे क्या पेड ट्रैफिक उस चैनल पे आया है। तो गूगल एड्स के थ्रू और फेसबुक एड्स के थ्रू लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने जो वेबसाइट पे लाने पैसे देकर ऐड चलाकर, उसी को क्या कहा जाता है? पेड ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है। कन्वर्जन इन मार्केटिंग मीन्स, तो मार्केटिंग में कन्वर्जन का क्या अर्थ होता है? तो मार्केटिंग में कन्वर्जन का अर्थ क्या होता है? लीड टर्निंग इनटू कस्टमर। तो आपको जो लीड है, मैंने लीड का एग्जांपल दिया था ना, जो आपके जो उस स्टेशनरी की दुकान वाला उदाहरण लेते हैं कि वो एक नया परिवार आया है जिसके जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं और वो क्या स्टेशनरी की सामान खरीदेगा। अब आपने उसको जाकर समझाया, सबसे पहली बात एक एक चीज, चलो यहाँ पर फिगर बनाकर समझाता हूँ। एक घर है, एक फैमिली है जिसके बच्चे हैं और जो स्कूल में पढ़ते हैं, समझ में आ गया? अब वो आपके लिए क्या है? लीड है। जो बिजनेसमैन हो, आपकी एक दुकान है, आपके लिए क्या है? वो एक लीड है। अब आपने क्या किया? उसके साथ उसको बात करने के गए, उसको समझाया अपने बिजनेस के बारे में, उसको सेल्समैन को कि 10% क्या चल रही, ऑफ चल रही है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लीड नर्चरिंग के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? और फिर वो आपकी दुकान पर आया और दुकान पर आके उसने आपका सामान खरीद लिया, तो इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जन रेट के नाम से जाना जाता है कि वो आपका क्या बन गया? आपका पहले लीड थी, संभावित ग्राहक था, और अब उसने चीजें खरीद ली तो वो किस रूप में हो गया? ग्राहक के रूप में हो गया है। समझ में आ गया आपको सारी की सारी प्रोसेस? लीड कन्वर्टिंग इनटू कस्टमर आर नोन एज द कन्वर्जिंग इन द मार्केट। एसईओ हेल्प्स इन, तो एसईओ किस चीज़ में मदद करता है? एसईओ है वो आपको मदद करता है गेटिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को प्रदान करने में आपको एसईओ है वो मदद करता है। तो जैसे आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलते हो, उसके नीचे जो टाइटल थंबनेल वगैरह लगाया जाता है, और जो ऊपर थंबनेल देखते हो नीचे टाइटल वगैरह लगाया जाता है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो उसमें भी कई हैशटैग वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो क्या होता है? वही एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो आप जो भी सर्च करके आए इस वीडियो पे, डिजिटल मार्केटिंग बीए सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर डिजिटल मार्केटिंग, बीए सेकंड ईयर डिजिटल मार्केटिंग सेकंड ईयर, डिजिटल मार्केटिंग 4th सेमेस्टर, तो ये जो भी चीज़ें आपने सर्च की हैं ये एसईओ का भाग होती हैं। समझ में आ गया आपको? इसको क्या कहा गया है? गेटिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ये बिना पैसे दिए वास्तविक ट्रैफिक के रूप में आपकी चैनल पे आता है, आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट होता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गूगल एनालिटिक्स? तो गूगल का जो एनालिटिक्स जो बटन होता है, चाहे गूगल एनालिटिक्स हो, यूट्यूब एनालिटिक्स हो, फेसबुक एनालिटिक्स हो, तीनों एक ही चीज़ है। इनका काम क्या होता है? यह आपको ट्रैक करता है कि वेबसाइट पे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो फेसबुक पे एनालिटिक्स का काम होता है कि कोई भी पोस्ट डाली आपने, कोई फोटो डाली, कोई वीडियो डाली, उसके बाद में उस पर वो कैसा काम कर रहा है, कितने लोगों तक रीच जा रही है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितना उसका वॉच टाइम है, ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है? आपका गूगल एनालिटिक्स का काम होता है। तो ये क्या होगा? ट्रैक द वेबसाइट परफॉर्मेंस। ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको उदाहरण दे देता हूँ। आपकी एक दुकान है, जो आपको घर का सामान रखते हो आप, जो नॉर्मल अपना घर में सामान चाहिए तो अब आप हर रोज जितने ग्राहक आ रहे हैं उसमें से कितने ग्राहक तो आपके पास आए, उसमें से कितने ग्राहक आपसे सामान लेकर चले गए, कितने ग्राहक थे जो आपके पास सामान लेने तो आए लेकिन आपके पास वो सामान नहीं था। समझ में? कितने ग्राहक आपके पास आए, सामान भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ? वैल्यू एडजस्टिंग, मतलब पैसे से बात नहीं बनी और वो वापस चले गए। समझ में? कितने ग्राहक थे जो आए लेकिन उन्हें आपकी भीड़ ज़्यादा लगी तो वो वापस चले गए। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो, आपने दुकान पे सारी क्या करते हो? डेली मेजर करते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स होता है, वो भी आपके वेबसाइट पे जितने लोग आए, कितने देर रुके, ये सब चीज़ों को एनालिसिस करता है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये आपने जो बही खाता जो अपनी दुकान के लिए बनाया, उसी तरीके का बही खाता गूगल एनालिटिक्स का कार्य करता है। रीटारगेटिंग हेल्प्स इन, तो रीटारगेटिंग है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? तो करती है शो एड टू प्रीवियस विजिटर। तो पुराने विजिटर होते हैं उनको विज्ञापन दिखाने का।
समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ, आपकी दुकान पर जो स्टेशनरी की दुकान वाला, फिर से एग्जांपल लूंगा, स्टेशनरी की दुकान है, उस पर कोई ग्राहक आया, लेकिन अब आपने क्या देखा कि आजकल वो आ नहीं रहा है, तो आपने क्या कहा, अपने सेल्समैन को वहां पर भेजा और उसको बताया कि भाई हमारे दुकान से सामान ले जाया करो, आजकल 25% की ऑफ चल रही है सीजन के अंदर। समझ में आ गया? तो अब आपने क्या किया, अब उसको लुभावना ऑफर दिया, अब वो फिर से आपकी दुकान पर आएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, रीटारगेटिंग के नाम से जाना जाता है। जो आपका पुराना ग्राहक था वो आजकल एक्टिव नहीं है, तो आप उसको फिर से ऐड दिखाकर एक्टिव करोगे। द बेस्ट वे टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, तो कोई भी ग्राहक के साथ लंबा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पर्सनलाइज कंटेंट एंड ईमेल। तो उसके लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से क्या करो, कोई ईमेल का निर्माण करो और कंटेंट का निर्माण करो। अब आप, मुझे पता है कि अब डिजिटल मार्केटिंग का पेपर होने वाला है, तो मैं उसी प्रकार का कंटेंट वो आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपकी उससे हेल्प हो। समझ में आ गया? तो यही होता है, कोई भी आदमी ना भाई, कोई भी दुकान पे थे जाओ तो क्या ले जाओ भाई, था जी चीज़ की जरूरत हो भैया की, तो वही दुकान पर तो जाओगा ना जठे ज़्यादा सारो सामान जो था जरूरत के हिसाब मिल जाए। समझ में आ गई ना? तो यही है, लंबे समय तक ग्राहक आपके पास जब भी आएगा जब आपको उसकी ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट बनाकर या ज़रूरत के हिसाब की चीज़ उसको ला कर दोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट फर्स्ट आपके अच्छे से रिवाइज हो गई। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। अब यूनिट नंबर सेकंड की तरफ अगर अपन बढ़ें, व्हाट इज ए लीड इन डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में लीड क्या होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो लीड होती है वो क्या होती है, ए पोटेंशियल कस्टमर। तो मैंने आपको समझा दिया, आपका जो संभावित ग्राहक होता है, जो नई फैमिली आई थी आपको जो सामान खरीदने के लिए, वही क्या थी, आपका पोटेंशियल कस्टमर है, संभावित ग्राहक है, उसी को लीड बोला जाता है। अब आपसे काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ये लीड वाला प्रश्न आपने 2 से 3 बार बता दिया, क्यों बताया, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न की बात करूं, सीआरएम, इन सीआरएम मॉडल व्हाट डज द आरएफएम स्टैंड्स फॉर, तो सीआरएम मॉडल में आरएफएम का क्या मतलब होता है, आरएफएम का मतलब होता है रिकरेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी। मतलब कोई भी ग्राहक है वो आपके पास आया, कितनी बार आया, समझ आ गया, और कितने उसने मॉनेटरी मतलब कितना पैसा वगैरह उसने खर्च किया। तो यही होता है आरएफएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसेंसी मतलब अभी कब आया वो, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया, और मॉनेटरी उसने कितना पैसा वो खर्च किया। अच्छे से याद कर लेना, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी। 18 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच कंटेंट फॉर्मेट वर्क बेस्ट फॉर हाई एंगेजमेंट, तो कौन सा कंटेंट फॉर्मेट उच्च जुड़ाव के लिए सबसे अच्छा कार्य करता है, तो कौन सा कंटेंट फॉर्मेट होता है वो सबसे अच्छा होता है कि लोग आपसे लंबे समय तक जुड़े रहें, तो कौन सा होता है, वीडियो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा आपको लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए आपसे ज़रूरी होता है। तो आपको पता है, आपको कोई ऑडियो सुनाई जाए, इन सब चीज़ों को छोड़ो, आप सबसे पहले क्या चला करते थे, सबसे पहले एफएम वगैरह चला करते थे, तो आपको एक ऑडियो पर, रेडियो पर कोई चीज़ सुनने को मिलेगी, टीवी पर कुछ देखने को मिलेगा, मोबाइल पे रील देखने को मिलेगी, और आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर रामलीला का नाटक चल रहा है वो देखने को मिलेगा। तो आप उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा देखना पसंद करोगे, जो आपका आज के समय जो रील वगैरह वो चल रही है वो ज़्यादा देखने का देखोगे। क्यों? क्योंकि पहली बात वो वीडियो फॉर्मेट का कंटेंट है, कैसा है, पर्सनलाइज्ड, जैसा आपको अच्छा लग रहा है उसी प्रकार का कंटेंट बनाया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों में से आपको जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इंसान को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें आपके हिसाब की चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें अगर चल रही होती हैं तो इंसान को रिटेंशन रेट है उससे बना रहता है। 19 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो डिजिटल मार्केटिंग रणनीति विकसित करने में पहला कदम क्या होता है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी बनाने में पहला कदम क्या होता है, दर्शकों का अनुसंधान करना, मतलब ऑडियंस की रिसर्च करना। तो आपको क्या करना होता है, आपके पास आपकी वही स्टेशनरी की दुकान है, तो आप क्या रिसर्च कर रहे हो, आपके पास किस उम्र के कितने बच्चे, किस उम्र से किस उम्र के बच्चे हैं वो आपके पास किताबें खरीदने के लिए आ रहे हैं, कौन सी जो बुक है वो ज़्यादा बिक रही है, आपको कौन सी कॉपी है, रफ कॉपी, जो फेयर कॉपी की अलग अलग कंपनियों की कॉपी आती हैं, तो उनमें से कौन सी कॉपी बन रही है, बिक रही है ज़्यादा, कौन सा पेन आपका ज़्यादा बिकता है, कौन सी आपका जो पेज की क्वालिटी है वो अच्छी ज़्यादा बिकती है। तो ये सब जो रिसर्च कर रहे हो आप, इसी को क्या कहा जाता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑडियंस की रिसर्च करना। लेकिन ध्यान रखो, मैं आपको ये सारी चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड की बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप रिलेट कर पाओ। काफ़ी बच्चे होंगे जिनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा कम नॉलेज होगा, इसलिए बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी में करनी है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो मुझे पता है क्या कौन सा पेपर आएगा, तो मुझे कौन सा पेपर अपलोड करना है, कहाँ के बच्चे मुझे देख रहे हैं,
कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कहाँ कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कितने उम्र के बच्चे देख रहे हैं, और कितना परसेंट, मतलब क्या क्या वो रिसर्च करते हैं, क्या सर्च करते हो आप, सारा जानकारी आपकी मेरे पास हमेशा रहती है। समझ में आ गया? तो मैं भी रिसर्च कर ही चीज़ों को बनाता हूँ। 20 नंबर प्रश्न होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीआरएम मॉडल। तो सीआरएम मॉडल का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो आपका क्या होता है? वो आपका पार्ट नहीं होता है सीआरएम का। समझ में आ गया आपको? बाकी जो 21 नंबर, द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केटिंग चैनल इन वन सीमलेस स्ट्रेटजी। तो विपणन चैनलों को एक रणनीतिक एकीकृत रणनीति में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। मतलब एकीकृत जो मार्केटिंग की जाती है, जो इंटीग्रेटेड सभी लोग जो मिलकर जो मार्केटिंग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आपको मार्केटिंग चैनल है वो सारे के सारे आपको विपणित होकर कार्य करते हैं। 22 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच मैट्रिक्स इज बेस्ट टू मेजर द सक्सेस ऑफ ए लीड जनरेशन कैंपेन। तो कोई भी लीड जनरेशन अभियान की सफलता को मापने के लिए सबसे अच्छा कौन सा मैट्रिक्स होता है? तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जन रेट। तो कितनी कन्वर्जन रेट हो रही है आपकी किसी भी लीड को कन्वर्ट करने में, वही सबसे अच्छा मापन होता है कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन। अब थारा समझ में को नहीं है चीज? अब समझाऊंगा मैं। आपने अपने सेल्समैन को भेजा, स्टेशनरी की दुकान है, सेल्समैन को आपने भेजा, क्या कहा कि जा आप जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, जो आपके पास में स्कूल है उसके जितने भी बच्चे हैं, उनके घर में, उनके घर के अंदर आपको जाना है और पंपलेट देना है और उनको बताना है कि अपनी क्या चल रही है, 25% ऑफ क्या चल रही है, सेल चल रही है। और आपने क्या किया? 3 लड़कों को हायर किया। कितने लड़कों को हायर किया? 3 लड़कों को हायर किया और तीनों को अलग अलग जगह पर भेज दिया। अब उस आपने क्या देखा, एक और आपने तीनों लड़कों को भेजकर सारे जहाँ जहाँ पर भेजा उनके घरों पे टिक करा दिया। अब आपने एक महीने का एनालिसिस निकाला कि जो तीनों लड़के हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, वो जिन जिन घरों में गए थे उनमें से कितने लोग आपकी दुकान पर आए हैं। समझ में आ गया? स्टेशनरी वाली दुकान पे आए हैं। तो उसमें से आपने देखा ए जितने घरों में गया उसमें से मात्र 30% लोग आपकी दुकान में आए हैं। समझ में आ गया? 2 गया था, उसमें से क्या हुआ, आपके 35% लोग आए हैं, और जो 3 नंबर गया था उसके 50% गए आए हैं। तो इससे आपको क्या पता चला? जो 3 नंबर व्यक्ति है, 3 नंबर सेल्समैन है, उसकी जो बेचने की क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़िया है। समझ में आ गया आपको चीज़ को? तो यही होता है आपका, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? कन्वर्जन रेट के नाम से जाना जाता है कि लीड जनरेशन कैंपेन, मतलब आपने जो ऐड चलाया है, जो सेल्समैन था उसको ऐड के रूप में, उसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट किस चीज़ की मिल रही है। समझ में आ गया ना आपको? तो यही सबसे अच्छा मैट्रिक्स होता है। तो थाने के बेरो पट्टे सबसे बड़े सेल्समैन कौन सा है? 3 नंबर। कहीं बेरो पट्टे हो? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट दी, सबसे ज्यादा ग्राहक उक्का बजाओ दुकान पर है थारे। समझ में आ गया आपको? तो यही सबसे बेस्ट मैट्रिक्स होती है लीड जनरेशन को कन्वर्ट करने की। व्हाट इज द रोल ऑफ सीटीए इन कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग में सीटीए, कॉल टू एक्शन की क्या भूमिका होती है? तो कॉल टू एक्शन की क्या भूमिका होती है आपके कंटेंट मार्केटिंग में? तो क्या होती है? टू गाइड यूजर टू टेक एक्शन, उपभोक्ता को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। मतलब कॉल टू एक्शन क्या होगा? मतलब आप काफ़ी बार देखना, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले जब यूट्यूब का वीडियो डालते हैं तो उसमें सीटीए का ऑप्शन जरूर आता है। कॉल टू एक्शन क्या होता है? इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी सूचना के लिए आपको सीटीए पे कॉल करें, उस चीज़ पे कॉल करें। या फिर ऐसे मान लो मेरी दुकान है, मैंने क्या किया, यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया और नीचे उस पर क्या लिखा है कि अगर आपको कोई अगर सामान खरीदना है तो इस नंबर पे आपको कॉल खरीदना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो स्टेशनरी की दुकान से संबंधित, अगर ये आपको किताबें चाहिए तो आपको कॉल करना है। और आपने क्या किया? कॉल किया और किताबों का ऑर्डर दे दिया। तो इसी को क्या कहा गया? कॉल टू एक्शन के नाम से जाना जाएगा कि मैंने ग्राहकों को प्रेरित किया कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो जाओ और जाकर खरीद लो हमारी दुकान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। तो इनबाउंड मार्केटिंग का उदाहरण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लॉग पोस्ट है वो इनबाउंड मार्केटिंग का भाग होता है आपका। समझ में आ गया आपको? इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है? जैसे ब्लॉग भी समझा देता हूँ। जैसे जयपुर में आपको एक आदमी ने बनाया ब्लॉग की बेस्ट 10 रेस्टोरेंट इन जयपुर, बना लिया बेस्ट 10 रेस्टोरेंट। अब आपने क्या कहा उसको, जो ब्लॉग लिखता है उसको काफ़ी पॉपुलर है, उसको आपने जाकर कहा ये ले भैया ₹10,000 और आया लिख दिया 10 में एक नाम मेरो भी दे दी।
समझ में आ गया। आपका रेस्टोरेंट भी अच्छा है तो उसने आपका नाम दे दिया। अब आपका क्या हुआ, जो जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे पहला नाम आपका ही दिया उसने। तो आप जैसे उसके पास पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक अब आपकी दुकान में आने लग गए। तो इससे कौन सी प्रकार की मार्केटिंग जानी जाती है, इनबाउंड मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। व्हाट डज द बाउंस रेट इंडिकेट इन डिजिटल एनालिसिस। तो डिजिटल एनालिसिस में कितने लोग बाउंस रेट दिखाता है, तो बिना इंटरेक्शन के छोड़ने वाले उपभोक्ता। अब क्या हुआ, आपकी दुकान थी, वो स्टेशनरी वाली दुकान है, उसका उदाहरण फिर से लेता हूँ। एक ग्राहक आपके पास आया, वो आकर बोला कि मुझे चाहिए आपकी कौन सी डिजिटल मार्केटिंग की बुक चाहिए, सीरीज चाहिए। तो आप पहुंच गए वहाँ पर, तो आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग की आप जो बुक लेने गए, लेकिन उसके पास बुक तो उपलब्ध थी लेकिन उस पर कंटेंट अच्छा नहीं था। समझ में आ गया। आपने कहा चलो छोड़ो, मुझे कॉपी देनी, कॉपी दे दो, आप एक काम करो फिर कॉपी दे देना। तो फिर कॉपी देखी तो आपने देखा कि कॉपी की क्वालिटीज़ भी अच्छी नहीं है। तो आप क्या करें, वहाँ पे वापस आ गए। समझ में आ गया। गए तो थे सामान लेने लेकिन खरीद कर नहीं आए, वापस आ गए। तो इसी को क्या कहा जाता है, बाउंस रेट के नाम से जाना जाता है कि आप वहाँ तक पहुँचे लेकिन इंटरेक्शन किए बिना ही उपभोग करता है वो वापस आ गया। उसी को क्या कहा जाता है, आपको बाउंस रेट के नाम से जाना जाता है। या तो थी फिजिकल वर्ल्ड की बात। अब आपको मैं ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप में से आप जितने भी बच्चे वीडियो देखते हो उसमें से मात्र है वो 30 से 40% ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं। 30 से 40% भी नहीं, मात्र 20% के आसपास ही बच्चे हैं वो पूरा वीडियो देखते हैं। बाकी तो देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। कई बच्चे तो ऐसे तो वीडियो खोलते ही छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, बाउंस रेट के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। ये कोई मेरे वीडियो की बात नहीं है, सभी जितने भी बड़े यूट्यूबर हो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी अच्छा वीडियो आपका चल जाए, ये एक आम चीज़ होती है। समझ में आ गया। ये हर बिजनेस में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको यूनिट सेकंड है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से रिवाइज हो गई। अब अपन बात करें यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 का जो पर्सन है, व्हाट इज ट्रिगर इन ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में ट्रिगरिंग क्या होती है, तो ट्रिगर क्या होता है, टू इवेंट बेस्ड ऑटोमेटिक ईमेल्स। तो ईमेल क्या हो गई, ऐसी ईमेल जो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास चली जाए। तो आपने क्या कर रखा है, एक प्रकार का इस तरीके से सिस्टम चालू कर रखा है जिसमें 15 लोगों के पास ईमेल है। अगर आपने उसने कॉल किया, स्टेशनरी की दुकान वाला फिर से उदाहरण लेते हैं, आप आपने ऑनलाइन कैंपेन चला रखा है कि जो ग्राहक है वो अगर आपके पास जिसको चीज़ें चाहिए वो क्या करते हैं, दूर का हो तो ईमेल कर दे। तो अब ईमेल किया उन्होंने, उनको जो जो चीज़ चाहिए, तो आपने ऑटोमेटिक लगा रखे हैं, आपके पास 1000 ऑर्डर आए। तो आप क्या करोगे, 1000 ऑर्डर के लिए सभी लोगों को थोड़ी बैठाओगे, कुछ लोगों की तो कॉमन क्यूरी होती है। तो उनको क्या आपने ऑटोमेटिक सिस्टम लागू कर दिया, उनको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होने लगा सभी चीज़ों का। तो वो क्या हो गया, उसी चीज़ को ट्रिगर के नाम से जाना जाता है। इवेंट बेस्ड ऑटोमेटिक ईमेल होती है, स्वचालित ईमेल। अगले वाला है मेल चिप इज यूज फॉर। तो मेल चिप किसके लिए उपयोग में किया जाता है, तो किसके लिए उपयोग में किया जाता है, ईमेल मार्केट कैंपेन्स के लिए आपको मेल चिप का यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार का आपका जो मेल चिप एक अभियान होता है जिसमें क्या होता है, आपको ईमेल की जो मार्केटिंग, ईमेल से संबंधित जो मार्केटिंग होती है वो की जाती है मेल चिप के द्वारा। वाउ डज द पीपीसी स्टैंड फॉर इन गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के अंदर पीपीसी क्या होगा, पे पर क्लिक क्या होगा, प्रति क्लिक भुगतान। तो अब मैं वही आपको 3 सेल्समैन आपने फिर से भेजे आपके स्टेशनरी से दुकान से, और आपने अब की बार क्या अनुबंध किया है, अब की बार कहा है कि जितना आप लोगों को पंपलेट दोगे उसमें से जितने ज़्यादा ग्राहक मेरे पास आएंगे, जितने ज़्यादा ग्राहक मेरे पास आएंगे उतने आपको मैं पैसे दूंगा। जैसे आपने कर दिया कि पर ग्राहक आएगा तो आपको 50 रुपये मैं दूंगा, ये कर दिया आपने। समझ में आ गया। अब क्या हो गया, उसके जो ए ने भेजे, ए के 30 बंदे आए, बी के 40 आए और सी के 60 बंदे आए। तो आपको क्या किया, जितने ग्राहक आते चले गए उतने उनको पैसे दिया आपने। तो इसी को क्या कहा जाता है, पे पर क्लिक कहा जाता है। आपने जो प्रमोशन किया उस पर कितने ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे उतने आपको उनको, आप जो ऐड वाला है जिसको आपने काम करवाया उसको पैसे दोगे। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको पे पर क्लिक का सिस्टम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईमेल मार्केटिंग टूल। तो इनमें से ईमेल मार्केटिंग का टूल कौन सा नहीं है, तो इसमें कैनवा वो ईमेल मार्केटिंग का टूल नहीं है, ये वीडियो एडिटिंग से संबंधित होता है। 20 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ईमेल टेम्पलेट। तो आप सबसे बढ़िया ईमेल टेम्पलेट वगैरह यूज करते हो, अच्छे अच्छे ईमेल टेम्पलेट का यूज करते हो, तो इसका क्या फायदा होता है, तो इसका फायदा होता है प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी, पेशेवर दिखावट और स्थिरता होती है।
तो आप एक चीज़ देखो, आज के समय मार्केट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, जो ज़्यादा हमारी आंखों के सामने आती है, ज़्यादा बार हम उन सब चीज़ों को देखते हैं, वही चीज़ें ज़्यादा बार बिकती हैं। समझ में आ गया? तो जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को सुंदर दिखाओगे, जितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाओगे, जितनी ज़्यादा लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, उतने ज़्यादा तो लोग आपके पास आएंगे। तो देखो, 2 दुकान है, नाई की दुकान समझ लो, लड़के एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाएंगे। एक दुकान है जिसमें एसी लगी हुई है, अच्छे से सजावट की हुई है, एक वो दुकान है। और एक दुकान है जिसमें क्या थोड़ा सा मतलब 40-50 साल का एज आदमी है और उसने पुराने तरीके से दुकान कर रखी है। तो आप में से मैं गारंटी लेता हूँ, आप जो एक वीडियो देख रहे हो, 80% लड़के उसी दुकान में जाएंगे जिसमें एसी लगी हुई है, बढ़िया एकदम ताम झाम लगा रखे हैं, चाहे वो कटिंग थोड़ी हल्की कर दें, लेकिन जाएंगे उसी के अंदर। समझ में आ गया ना? तो यही है, आज के समय में जो चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है अपने आंखों को, हम उसी को ज़्यादा खरीदने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी। पेशेवर दिखावट और स्थिरता के कारण हम चीज़ों को देख। अगले वाला प्रश्न, गूगल एड्स में सबसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्रोसेसिंग मॉडल कौन सा होता है? तो गूगल ऐड होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आमतौर पर कौन सा प्रोसेसिंग मॉडल यूज किया जाता है? मॉडल यूज किया जाता है पीपीसी, पे पर क्लिक मॉडल है, वो यूज किया जाता है। मतलब आपको जितने ज़्यादा लोग हैं ऐड चलाया और उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए, उतने ज़्यादा आपको पैसा है वो देना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, पे पर क्लिक के हिसाब से देना होता है आपको पैसा। हाउ डज ए हाई CTR, हाई क्लिक रेट इंडिकेशन इन गूगल एड्स? तो गूगल एड्स पर हाई क्लिक थ्रू रेट का क्या संकेतक होता है? तो क्या होता है? एड इज इफेक्टिव एंड रिलेवेंट। तो जो विज्ञापन है वो प्रभावी और प्रासंगिक होना चाहिए। तो ऐड कैसा होना चाहिए? आपका प्रभावी होना चाहिए और प्रासंगिक होना चाहिए। मतलब ऐड जो आपने चलाया वो रिलेवेंट होना चाहिए, आपसे संबंधित होना चाहिए, और वो आपके काम का भी होना चाहिए। जैसे अब आपका डिजिटल मार्केटिंग का पेपर होने वाला है और मुझे दिख रहा है कि कम व्यूअरशिप आ रही, तो मैंने ऐड चला दिया, तो इससे क्या हुआ? अब वो आपके काम की चीज़ तो है, लेकिन वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच नहीं रही थी। तो ऐड चलाने से क्या हो, ज़्यादा लोगों के पास पहुँच गई, तो लोगों ने देखा और उनको कंटेंट पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब किया और चैनल से जुड़ भी गई। तो यही होता है CTR का, ये फायदा होता है। ऐड जो प्रभावी हो और आपके लिए प्रासंगिक भी हो, वही आपके लिए क्या होता है? सबसे अच्छा ऐड माना जाता है। इन ईमेल मार्केटिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइन अप फॉर्म? तो जो ईमेल मार्केटिंग में जो साइन अप फॉर्म भरा जाता है, उसका क्या फायदा होता है? तो क्या किया जाता है इसका कार्य? तो आप कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो सबसे पहले वो आपकी ईमेल आईडी भरवाता है। क्यों भरवाता है? क्योंकि वो इससे आपके पास ईमेल आईडी कलेक्ट कर लेता है और फिर आपको उसको अपने मार्केटिंग अपने करने में हेल्प करता है। जैसे आपने क्या किया, रेड बस नामक जो ऐप है, आपने कहीं बस की वो बुक करनी थी, तो वो क्या करेगा? आपने ऐप डाउनलोड करते ही सबसे पहले आपकी सारी जानकारी मांग लेगा। अब क्या करता रहेगा? उसको पता है कि हर सैटरडे को आप कहाँ जाते हो, आप जो आपका जो घर है वहाँ पर जाते हो, आप जयपुर में रहते हो और घर पे जाते हो, तो क्या करेगा? अब वो आपको हर सैटरडे को ऑफर दिखाएगा, 25% ऑफ चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है। तो वो क्यों दिखा रहा है आपकी ईमेल आईडी पर? क्योंकि उसने पहले ही आपसे की ईमेल आईडी वो ले रखी है। तो उपभोक्ता से ईमेल एकत्रित करके वो बताने का कार्य करता है। 24 नंबर प्रश्न, गूगल एड रैंक इज डिटरमाइंड बाय? तो गूगल एड रैंक है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो गूगल एड की जो रैंक है वो किसके द्वारा की जाती है? क्वालिटी स्कोर एंड बिट। तो जैसी क्वालिटी आपकी आ रही है, मतलब जितना आप बढ़िया क्वालिटी का वीडियो बनाओगे और जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे, उसी से आपकी जो गूगल है उसकी रैंक है वो पता चलेगी। तो ये तो देखो पूरी दुनिया का नियम है, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको रैंक मिलेगी। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बिड है वो अच्छी होनी चाहिए। बिड का अर्थ होता है पैसा लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ ईमेल ऑटोमाइजेशन? तो आप ईमेल पे जो ऑटोमेशन करते हो उसका क्या फायदा होता है? तो इससे क्या फायदा होता है? टाइमली एंड टारगेटेड ईमेल, समय पर और लक्षित जो ईमेल है वो आपके पास पहुंच जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा, समय पर और लक्षित। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? टाइमली एंड टारगेटेड ईमेल। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपने जोमेटो से कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, मतलब खाना मंगवाया, लेकिन वो अच्छा नहीं आया, अब आपको रिफंड चाहिए या आपको फीडबैक देना है, तो आप क्या करो? अपनी ईमेल कर दिया उनको। तो अब क्या होगा? जोमेटो वाले हैं वो आपको क्या तुरंत ईमेल आपने किया और तुरंत आपके पास 5 से 10 मिनट में उसका रिस्पांस आ गया। तो इतना जल्दी रिस्पांस क्यों आया? क्योंकि इंसान बैठकर थोड़ी लिखता है। सोचो कितने जो ईमेल है वो जोमेटो वालों के पास आते होंगे, तो सबका रिप्लाई इंसान थोड़ी कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिक रूप से बना के रखते हैं, AI के चैटबॉट होते हैं, वो पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या आपको ईमेल भेजी है, उसी हिसाब से वो आंसर बनाकर आपके पास भेज देते हैं।
तो समझ में आ गया आपको सही आंसर, टाइमली एंड टारगेटेड ईमेल्स का यूज किया जाता है। अब अगले वाले पर्सन की बात करूं, एसएमओ, शेयरेबल कंटेंट क्यों जरूरी होता है? वाई इज शेयरेबल कंटेंट इज इंपॉर्टेंट इन एसएमओ। तो एसएमओ के लिए जो शेयरेबल कंटेंट होता है वो क्यों जरूरी होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द ट्रैफिक होगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। आपका जो शेयरेबल कंटेंट है उसको बढ़ाने के लिए एसएमओ को यूज किया जाता है। समझ में आ गया? मतलब आपका जो चैनल है, मैंने बताया था डिजिटल मार्केटिंग वाला वीडियो डाला, उसमें क्या रीच नहीं आ रही है, यूट्यूब ज़्यादा लोगों को नहीं भेज रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐड चला दिया। अब उसमें क्या होगा, उससे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंचने लग गया। तो उसमें मैंने क्या किया, शेयरेबल कंटेंट, मतलब ये अच्छा चल रहा था और ज़्यादा चलाने के लिए कम चल रहा था तो मैंने उसको चलाया, ऐड चलाया उस पर। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? तो एसएमओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एसएमओ का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के लिए आप एसएमओ का यूज में लेते हो। तो समझ में आ गया आपको? जो सोशल मीडिया है, आपने क्या कर, अब मैं साथ के साथ मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लूँ और वहाँ पर भी कंटेंट पब्लिश करने लग जाऊँ, तो उससे क्या होगा, आपका सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वहाँ से भी क्या लोग जानने लग जाएं और मेरे पास व्यूवरशिप आने लग जाए, तो वही क्या होगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट डज द CTR स्टैंड फॉर इन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट? तो फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट के लिए CTR का क्या अर्थ होता है? तो CTR का अर्थ होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब आपने कितने फेसबुक पे ऐड चलाया, कितने लोगों ने आप पे ऐड के थ्रू आपके पास आए, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को और CTR रेट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे 100 लोगों के पास मेरा ये जो वीडियो दिखाया जाता है, तो उसमें से कितने लोग देखते हैं? लगभग होता है 15 से 20% लोग हैं, वही लोग वीडियो को देखते हैं, उसी को CTR के नाम से जाना जाता है। तो अब आप जैसे YouTube खोलते हो, आपके सामने देखो कितने इंटरफेस पे वीडियो देखते हैं, तो आप उनमें से कितने देखते हो? कोई एक दो पर क्लिक करके देखते हो ना। तो आपको YouTube ने जो जितने वीडियो आपको दिखाए हैं, जितने वीडियो दिखाए हैं, अब आपने उसमें से क्या क्या कोई एक दो वीडियो देखा है, तो दिखाए हैं वो क्या होता है, वो आपके पास उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स रेट, और फिर आपने उसने क्लिक करके देखा, उसको CTR के नाम से जाना जाता है। विच फेसबुक टूल इज यूज टू क्रिएट द एड? तो कौन सा फेसबुक टूल है जिसको ऐड क्रिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है? तो कौन से को किया जाता है? एड मैनेजर के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। एड मैनेजर को आप यूज करते हो एड वगैरह को क्रिएट करने में। 19 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द आइडियल इमेज साइज फॉर फेसबुक ऐड? तो फेसबुक ऐड के लिए आपको किस प्रकार की इमेज का यूज करना चाहिए? 180 बाई 180 पिक्सल की जो पिक्चर है उसको यूज करना चाहिए आपको फेसबुक ऐड के लिए। अगले वाले प्रश्न बात करूं, व्हाट डज द ऑडियंस टारगेटिंग मीन्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जो टारगेट ऑडियंसिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, चूजिंग स्पेसिफिक यूजर ग्रुप्स। तो जो आपको विशिष्ट यूजर है उनको चुनना होता है। समझ में आ गया? कौन से जो यूजर हैं वो आपको सबसे ज्यादा है, वो क्या करते हैं? जैसे मैं बताऊं, मुझे ऐड चलाना हो तो मैं किन बच्चों पर चलाऊंगा? जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं जिनका पेपर ये वाला होने वाला, तो इनके क्यों चढ़ाऊं भाई? उनको ही जरूरत है, बाकी को क्या मतलब है? समझ आ गया? आपका भाई है या आपके जो बहन है, उसको वो वीडियो है उसके यूट्यूब चैनल पे दिखाकर क्या मतलब है? मेरा कोई फायदा नहीं। लेकिन आप कॉलेज में हो, आपको ऐड दिखाऊंगा तो मुझे फायदा हो, क्योंकि आप हो सकता है कि उस वीडियो को देख लो। तो इसी को क्या कहा जाता है? टारगेटिंग ऑडियंस के नाम से जाना जाता है। वो ऑडियंस जो आपको क्या, उसको आपकी जरूरत है, उसी को टारगेटिंग ऑडियंस के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिंक्डइन मार्केटिंग? तो लिंक्डइन मार्केटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड लीड जनरेटिंग। मतलब लोगों के साथ प्रोफेशनल नेटवर्किंग बनाना और लीड को जनरेट करना। किस नाम से जाना जाता है? आपको जो लिंक्डइन मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। इन SMMM द बूस्ट पोस्ट यूज फॉर फेसबुक। तो फेसबुक पर बूस्ट पोस्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है? तो आपने फेसबुक पे कभी भी आप, अगर आपका जो कंटेंट क्रिएटर के वाला जो पेज होता है वो है, तो उसमें जो बूस्ट कोई भी पोस्ट डाली उसको बूस्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वो क्यों आता है? ताकि आपकी जो पोस्ट है वो काफ़ी जो लोगों तक पहुंच सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आपकी जो पोस्ट है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचने के लिए बूस्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है।
व्हाट इज़ द मिनिमम डेली बजट ऑन द फेसबुक ऐड, तो कितना रुपए मिनिमम डेली बजट होता है आपका, तो 40 रुपये यूज कर कर आप क्या कर सकते हो, मिनिमम फेसबुक पर ऐड लगा सकते हो। और फेसबुक पर सबसे ज़्यादा ऐड इसलिए भी लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सस्ते ऐड लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप 40 रुपये लगाकर आपको फेसबुक पर ऐड चला सकते हो। व्हाट डज द इम्प्रेशन मीन्स इन सोशल मीडिया एनालिसिस, तो सोशल मीडिया एनालिसिस में इम्प्रेशन का क्या अर्थ होता है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ए पोस्ट इज डिस्प्ले, तो पोस्ट को प्रदर्शित होने की संख्या, तो जो पोस्ट है, जो जितने लोगों के पास आपके पास कंटेंट पहुंच रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो कितनी बार दिखाई दे रहा है, तो उसी को क्या नाम से जाना जाता है, इम्प्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। व्हाट इज ए सोशल मीडिया कैलेंडर, तो सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है, पोस्टिंग शेड्यूल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानर, तो पोस्टिंग का कार्यक्रम और रणनीतिक नियोजन के रूप में आपको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाया जाता है। तो आप क्या करोगे, आपने फिक्स एक कैलेंडर बना दिया कि मैं मंडे को एक कंटेंट डालूंगा, ट्यूसडे को ये डालूंगा, वेडनेसडे को ये डालूंगा, इस तारीख को ये डालूंगा, इस तारीख को ये डालूंगा। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो मैंने बना रखा है एक कैलेंडर, आपकी एग्जाम है डिजिटल मार्केटिंग 21 तारीख को है, तो इससे पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो डालने हैं। फिर आपका ज्योग्राफी का पेपर है तो मुझे ज्योग्राफी के जो वीडियोज है वो इससे पहले डाल रखे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने के लिए आपने पूरा शेड्यूलिंग करके रखते हो, कंटेंट कैलेंडर बनाकर रखते हो, उसी को क्या कहा जाता है, सोशल मीडिया कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था आपका डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। साथ के साथ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर जोर से देख लेना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का एससीसी का पेपर होगा डिजिटल मार्केटिंग का, उससे संबंधित मैं आपके सामने एमसीक्यू लेकर आया हूँ। प्लस मैं आपको इसमें थ्योरी भी करवा दूंगा ताकि क्वेश्चन के ऑप्शन बदल के आएँ तो भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सको। साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग की जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो भी मैंने डाल दी गई है टेलीग्राम पे, टॉप शॉप एमसीक्यू की, तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट फर्स्ट होगी। यूनिट फर्स्ट में कौन सा आता है, डिजिटल मार्केटिंग के जो फंडामेंटल होते हैं, मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उस पर प्रश्न आते हैं। अच्छे से करना आपको, ये नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि थ्योरी पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू देखने से, क्योंकि एमसीक्यू बेस में एग्जाम में क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। पहले है वाला है व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग यूजिंग द डिजिटल चैनल। तो क्या होती है, मार्केटिंग यूजिंग द डिजिटल चैनल। तो डिजिटल चैनलों का प्रयोग करते हुए मार्केटिंग करने को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मैं समझाऊंगा वो डिजिटल चैनल क्या होते हैं। डिजिटल चैनल क्या होते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करके आप किसी भी मार्केटिंग करते हो, अपना प्रोडक्ट को बेचते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका एक छोटी दुकान है और आपने क्या किया, अपनी दुकान को अमेज़ोन पे लिस्टेड कर दिया, तो आप क्या बनाते हो, आप ये समझ लो कि आप कुकर बनाते हो, समझ में आ गया, या मिक्सी बनाते हो, उसका उदाहरण ले लो। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचते हो और आपने अमेज़ोन पे लिस्टेड कर दिया, आपको हर रोज़ जो अमेज़ोन से 15-20 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, डिजिटली मार्केट कर कर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। या फिर आप ऐसे समझ लो, आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो, आपके कपड़े की दुकान है और आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं आया, ये आया, तो उसके माध्यम से आपके पास अलग अलग शहरों से आपके पास क्या आते हैं, ऑर्डर आते हैं। तो आपने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। एक और मार्केटिंग होती है, आप यूट्यूब व फेसबुक पर ऐड चलाकर भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, काफ़ी फेमस कॉमेडियन को देखा होगा, वो बताते हैं कि भाई फलानों की दुकान में गया, मैं तो उठी हूँ, कपड़ा ले आया, बढ़िया कपड़ा बेचे ही भाई क्या है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया था वो दुकान को। तो यही होता है डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल चैनलों का आप उपयोग करके मार्केटिंग करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया, पर्सन कैसा भी आए, पर्सन घुमा कर आ सकता है, लैंग्वेज बदल कर आ सकता है, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। समझोगे तो पर्सनों के साथ डील करना समझ जाओगे आप। यहाँ पे डिजिटल चैनल की जगह डिजिटल नेटवर्क आ जाता, ये इस तरीके से ऑप्शन को चेंज कर सकता है एग्जामिनर। दूसरे वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग चैनल। इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का चैनल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सोशल मीडिया। बिल्कुल साहब, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है
समझ में आ गया, वो डिजिटल चैनल है। तो सोशल मीडिया है, ईमेल भी है ना, और टेलीविज़न है। टेलीविज़न इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। आप कहोगे सर क्यों नहीं होता, आजकल हमारे वाला टेलीविज़न तो इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन क्या जो चैनल चलते हैं उनको डिजिटल उनको इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं। मैं नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो उस पर स्टार उत्सव आता है, स्टार स्पोर्ट्स आता है, ये डिजिटल चैनलों का माध्यम नहीं है। समझ में आ गया आपको, SCOBC का माध्यम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डिजिटल मार्केटिंग का भाग नहीं होता है ये। समझ में आया। SCRM का फुल फॉर्म क्या है, तो CRM क्या होता है, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सही ऑप्शन सी नंबर होगा। CRM क्या होता है, आपका कस्टमर के साथ कोई भी डिजिटली आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे अमेज़ोन पे आपने अपना लिस्टेड कर रखा और आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपका जो कस्टमर होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं, फिर आप उनको रिसीव करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हो। तो यही चीज़ क्या आती है, CRM में आती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर CRM प्लेटफॉर्म। तो सबसे तगड़ा CRM प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सेल्स फोर्स है। ये एक CRM प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली बात है, मैंने भी इसका नाम नहीं सुना है, सेल्स फोर्स कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन आपको याद कर लेना है सेल्स फोर्स है वो CRM का प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आपको डिफरेंट जो बच्चे हैं जो आपके आसपास एग्जाम देंगे ना, उनसे आपको डिफरेंट कैसे बनना है, आप वो पर्सन सही करके आओ जो कोई नहीं कर रहा है। समझ में आ गया, वो तो सभी सही करेंगे जो सबको आ रहे हैं, लेकिन अलग वही होता है जो डिफरेंट पर्सन सही करके और मोहित सर के साथ पढ़ रहे हो तो आप वही पर्सन सही करके आओगे। वो तो करके आओगे जो सबको आ रहे हैं, वो भी करके आओगे जो किसी को नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, इन्फॉर्मिंग एंड इंगेजिंग कस्टमर्स। तो ग्राहकों को सूचित करना और जोड़ना। देखो कंटेंट राइटिंग होता क्या, पहले ये समझेंगे, फिर इसका अर्थ क्या होगा ये भी समझाऊंगा मैं आपको। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने पढ़ाने से पहले खुद पढ़े, फिर MCQs बनाए, MCQ निकाले, किताबों से निकाले, कुछ इंटरनेट का हेल्प लिया, उससे क्या किया मैंने, MCQ बनवाए जो बेस्ट कंटेंट आ सकता आपके लिए, वो सब चीज़ें। फिर मैंने उस पर डिटेल एनालिसिस करके सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो इसे क्या कहा गया है, जो ये पीछे बैकग्राउंड पे इतना सारा काम हुआ है, इसी को क्या कहा गया है, कंटेंट राइटिंग कहा गया है। समझ में आ गया। ऐसा भी नहीं समझ में, आप इंस्टाग्राम में आप में से काफ़ी बच्चे रील बनाते होंगे, या यूट्यूब पे आप में से भी काफ़ी बच्चे कंटेंट बनाते होंगे। तो आप जो कंटेंट बनाते हो, रील बनाए कि आज तो मैं ई गाना पे कोई नई चीज़ बनासी, तो यह सोचे न थे। और उम बाकी चीज़ सोचो कि आज तो इम में मतलब आप नाचते हो, आप मतलब ये क्या बताऊँ आपको, उस पर कॉमेडी करते हो, तो आपने सोचा कि आज ये वाली चीज़ है, मैं इस पर ये शब्द बोलूँगा। समझ में आ गया। और इस एंगल पे ये गाना चूज करूँगा, और इस एंगल पे यहाँ पर मैं मेरे खेत में या फिर मेरे गांव के कोई दुकान होगी वहाँ पर या और कहीं पे मैं क्या करूँगा, शूट करूँगा उस चीज़ को। समझ में आ गया। आपने सोचा कि आज मैं कॉमेडी करूँगा, कॉमेडी के ये वर्ड होंगे, इसमें ये लाइन बोलूँगा, साथ के साथ आपने सोचा कि मैंने यहाँ पर शूट करूँगा, साथ के साथ और ये वाला गाना है उसके अंदर फिट बैठाऊँगा। समझ में आ गया। आपने ये तीनों चीज़ें सीखी, यही क्या है, कंटेंट राइटिंग का भाग होती हैं। समझ में आ गया। अब कंटेंट राइटिंग आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी कंटेंट राइटिंग है, जो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में चली। इंटरनेट पे कोई वेबसाइट देखते हो तो उस पर जो कंटेंट आता है वो भी कंटेंट राइटिंग का ही भाग होता है। तो इनका क्या काम होता है कंटेंट राइटिंग का, इन्फॉर्म करना, जनता को जागरूक करना और इंगेज करना कस्टमर्स को। जितनी बढ़िया रील होगी उतनी ज़्यादा चलेगी, उतनी ज़्यादा इंगेज करेगी, उतनी ही ज़्यादा जोड़ेगी कस्टमर्स को आपके साथ। समझ में आ गया अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइंड ए लीड। लीड किसे कहते हैं, तो लीड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए पोटेंशियल कस्टमर। तो लीड किसे कहा जाता है। अब ये वाला पर्सन आप समझ लो, ये जो पर्सन आ गया लीड वाला, कितने बच्चे हैं आपके आसपास जो बिना पढ़े जा रहे हैं और वो सही करके आ सकते हैं इस पर्सन को, नहीं कर सकते। समझ में आ गया। वही कर सकता है जो पढ़ के गया है। तो लीड क्या होता है, एक पोटेंशियल ग्राहक। जैसे कि मतलब एक आदमी है, थारी एक दुकान मान लो ए नाम की, ठीक है। अब थारे क्या वो थारी दुकान बढ़िया चल है, लेकिन अब थारे गली में कोई एक नयो आदमी आके रहने लगो किराए लेके शहर में या गांव में, मान लियो मास्टर हो, उसके ट्रांसफर होगा और वो गांव में आगे आके रहने लगो। अब क्या है, थान बेर पाटे हो तो पिसाड़ो यार, अच्छो सामान खरीद सके है,
तो क्या करोगे, आपको पता है ये क्या लीड है, ये क्या है, आपका पोटेंशियल का ग्राहक है, तो वो थारखन मालिक कदे कदे करने के निकलो तो दो बार बोलोगा राम राम गुरु जी, बोलोगा ना, क्यों, क्योंकि थान तो सामान बेचना है। तो बोलोगो यार आदमी तो चौक हो कि नहीं, जाके देख लेना चाहिए। और एक बार तनागो फेर थे जो गोली दी है कि साहब मारको नहीं सामान लेके जाए करो, पूरा गाँव ही मारकन लेके जा है, तो क्या होगा, ऊपर प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे वो आपका कस्टमर बनता चला जाएगा। तो जो शुरुआत में आपने राम रूमी करने पहले जो सामान खरीदने पहले वो क्यों एक पोटेंशियल ग्राहक हो, एक उसे क्या कहा जाता है, लीड के नाम से कहा जा है। समझ में आ गया आपको? इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये प्रश्न आ जा तो वो था गाँव वाला मास्टर की जो ट्रांसफर है ना, वो आपको उदाहरण याद कर लियो, पेपर में सही किया होगा। अगले वाला क्या है, व्हाट इज वेब ट्रैफिक। तो वेब ट्रैफिक क्या होता है, वेब ट्रैफिक होता है नंबर ऑफ यूजर्स विजिटिंग ए वेबसाइट। तो देखो मैं थाना समझाऊँ वेब ट्रैफिक क्यों है। कोई भी मेरा यूट्यूब चैनल है, ऊपर मैं ये वीडियो गिरूंगा पर कितना व्यूअर आएगा, कितना व्यू आएगा, तो वही के अलावा वेब ट्रैफिक अलावा है। अब कोई भी वेबसाइट है थे, वेबसाइट बनाई www.राम राधे श्याम मार्केट राधे श्याम स्वीट्स.com के नाम से, समझ में आ गया। लेकिन स्वीट्स तो कौन ही खरीदते इंटरनेट पर, मैं आपको बताऊं राधे श्याम e-commerce.com, मतलब के नामू ई कॉमर्स की साइट बनाई। ई कॉमर्स क्यों है, जी पर वहाँ कपड़ा जो इंटरनेट पर सामान बेच का अमेजोन वगैरह ये सब ई कॉमर्स को भागो, समझ में आ गया। अब उसके जो राधे श्याम जी ही उनकी दुकान बड़ी फेमस थी, तो क्या होता दिल्ली का 1000 कस्टमर आके उनको जो ई कॉमर्स की साइटों पर चेक करता और उन 100-200 जना खरीद लेता। तो जितना लोग वेबसाइट पर आके चेकआउट कर रहे हैं, समझ में आ गया, उसी को क्या कहा जा सकता है, उसी को वेब ट्रैफिक के नाम से जाना जा सकता है। तो नंबर ऑफ यूजर्स विजिटिंग ए वेबसाइट आर नोन एज द वेब ट्रैफिक। आइए अभी नहीं समझ में आता है, समझ लीजिए एक सड़क है, समझ में आ गई, एक सड़क पर जितना ज़्यादा वाहन जाएगा तो उनके क्या हो जाए, वही तो ट्रैफिक हो है ना। और वेब सब जुड़ गो, तो वेब क्या जुड़े, इंटरनेट पे, और या वेबसाइट होगो, कोई यूट्यूब चैनल होगो, कोई इंस्टाग्राम की रील होगी, समझ में आ गई ना, डिजिटल कंटेंट पे ही तो वेब जुड़ता है। तो ये समझ लो उस सड़क है, सड़क की कौन सी, इंटरनेट की सड़क है, और उस पर कितने लोग आ जा रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वेब ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई होगी, अभी भी नहीं समझ में आ तो भाई जी दुनिया में तो कोई समझा कौन सका। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या उद्देश्य होता है डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का, उद्देश्य होता है प्लान एंड अचीविंग द मार्केटिंग गोल। तो देखो भैया कोई भी आदमी को जीवन में क्या लक्ष्य हो, यही लक्ष्य हो कि लक्ष्य की प्राप्ति करना, समझदार हो कि लक्ष्य है डिजिटल मार्केटिंग को पेपर दे के आनो और उन पास हो, बस। तो यही होता है डिजिटली मार्केटिंग लक्ष्य को योजना बनाना और उसे प्राप्त करना। और गहरे में समझाऊँ, जहाँ थे रील बनाई, समझ में आ गई, और रील बना के थे गेरी, तो थारो के लक्ष्य हो कि भाई पर कम कम 50-60 हज़ार तो लाइक आ ही जाना चाहिए, समझ में, आप पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हो या मान लो भाई, तो आपका इतना आ जाना चाहिए। या फिर अच्छे दुकान पे बैठे हो, थारी खुद की दुकान है, कोई परचूनी की दुकान है, तो शाम को उठो जहाँ डेली को हर आदमी के लक्ष्य लेके चले ना कि भाई मेरी हर दिन की 10-15 हज़ार रुपये की सेल हुआ है, तो आज भी इतना क्यों नहीं चाहिए। तो पिछला महीना माड़ी चाल रही है, तो थे क्या करोगा, थोड़ा सा लोगों का बीच में बैठोगा, व्यवहार बनाओगा, समझ में आ गया। ये सब चीज़ों करोगे ना आप, या फिर कोई नई चीज़ लेके आओगा, इससे क्या हो लोग और आकर्षित हो सकें। तो यही होता है डिजिटल मार्केटिंग की रणनीति होती है। आप पहले उनका लक्ष्य बनाते हो, इंपॉर्टेंट है, पहले प्लान बनाओगे और अचीव करोगे, ये दो शब्द है ना, लक्ष्य और योजना बनाना और उसे प्राप्त करना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं तीनों के तीनों। यही एग्जाम में देखेंगे क्या क्या होते हैं उसमें, पहले प्लान बनाओगे, फिर लक्ष्य बनाओगे, योजना बनाओगे और उसे प्राप्त करोगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पर्सन देखो था ना पे भी रुकते हो। इनमें से कौन सा सीआरएम मॉडल नहीं है, तो कौन सा सीआरएम मॉडल नहीं है, विजुअल सीआरएम है वो इसका भाग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, विजुअल सीआरएम है वो उसका वो भाग नहीं होता। बाकी स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल और एनालिटिक्स क्या होता है, ये सारे के सारे भाग होते हैं सीआरएम। तो सीआरएम होता है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, थारा और कस्टमर के बीच में क्या को व्यवहार होना चाहिए, वो चीज़ है। तो स्ट्रेटजी देखी जाती है, स्ट्रेटजी होती है, ऑपरेशन होता है और एनालिसिस होता है, लेकिन विजुअल नहीं होता है। 10 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग का क्या उदाहरण होता है, तो आपको पता है कंटेंट राइटिंग का क्या उदाहरण क्या है, फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड कंटेंट मार्केटिंग का भाग नहीं है, समझ में आ गया आपको। कंटेंट मार्केटिंग क्या होगा मैं समझाऊंगा। अगले वाला क्या होगा, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग मतलब कोई था नहीं, कोल्ड को नहीं साहब ये यो अभी था ना 10,000 रुपये जीत गए पे। और टीवी कमर्शियल, तो टीवी कमर्शियल पे आप करते हो जो ऐड वगैरह चलते हैं वो,
वो सब भाग नहीं होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या होगी मैं अब समझाऊं। देखो कई कई यूट्यूबर को नहीं आज के टाइम में थे देख रहे हो, वो खुद की दुकान खोल ली ही, खुद को बिजनेस शुरू कर दी और आपका यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रमोट करता रही। वही है कंटेंट मार्केटिंग, मतलब अपने कंटेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचना। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, यही समझ लो कि आपकी दुकान थी, मैंने बताया बताया था ना, आपकी दुकान है, कपड़ों की दुकान है, और आप उससे संबंधित कंटेंट बनाते हो। या आजकल लाइब्रेरी वाला भी बहुत जोर को कंटेंट बनाई ना, लाइब्रेरी की फोटो, आपकी लाइब्रेरी की वीडियो बना बना के गेरी पॉपुलर हो जाए, वो सौदो है, वो सब क्या हुआ कंटेंट मार्केटिंग का अंदर आवा है कि थे कंटेंट बनाओ और उससे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, वह कंटेंट मार्केटिंग का भाग होता है। तो जैसे उसमें क्या आएगा, इंस्टाग्राम की रील होगी, यूट्यूब वीडियो हो गया, ब्लॉग पोस्ट करना। अब कई बालक ब्लॉग पोस्ट को नहीं भी रो, ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, जो आप यूट्यूब जैसे आपने गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट 5 रेस्टोरेंट इन जयपुर, आया को नहीं मानसरोवर जयपुर ऐसे लगे आपने, और 4 का नाम आ गया, क्लिक करके देखा, आप पढ़ते हो कि भाई राधे श्याम स्वीट्स है, समझ में आ गया, या फिर रामस्वरूप फूड भंडार है, तो અહીંયા का 2 एक नाम पढ़ा हूँ, विशेषता दे रखी। तो बाई चीज़ है कि एक अलावा ब्लॉग पोस्ट का अलावा है, तो थान के बिरो की वो राधे श्याम खुद ही करवाए हूँ वो ब्लॉग पोस्ट ताकि उनका वह बेड्स की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट डज द एसईओ स्टैंड फॉर। तो एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब एसईओ होता क्या है, आप मेरा ये जो वीडियो होगा इसके आप डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो नीचे आप देखना, आपको ये जो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित कितने सारे कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, बीए फर्स्ट, बीए सेकंड ईयर, ये सब चीज़ें आपको देखने को, थर्ड सेमेस्टर ईयर, वो ये सब कीवर्ड सर्च होते हैं। ये सर्च इंजन में लाने के लिए, मतलब मेरा यूट्यूब का वीडियो है, इसको ट्रेंडिंग में लाने के लिए, इसको आपको सर्च में दिखाने के लिए थे। खोल लो जना, मेरे दिखावा है ना, तो वो जना ही दिखावा है, क्योंकि मैंने उसमें एसईओ लगा रखा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है। समझ में आ गई। ये कुछ इस तरीके से है जहाँ थे तर दुकान हो ना, दुकान को बोर्ड लगा के रखें कि राधे श्याम जी की दुकान पर जाने के लिए 10 मीटर और आगे जाना होगा आपको, यही होता ना। या फिर आपने काफ़ी बार देखा होगा, आप थे हाईवे पर जा रहे हो, देख लो कि क्या बोलते हैं वो, ऐसे समझ लो कि हाँ रामस्वरूप फूड एंड ट्रेवल्स का बस 100 मीटर आगे ही है, जाने से पहले खाना ना बोलना, ऐसा कुछ बोर्ड्स देखते हैं ना, वो होते हैं फिजिकल मार्केटिंग के भाग। और जो एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये किसका भाग होता है, ये ऑनलाइन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑनलाइन बोर्ड में एक तरीका का यहाँ समझ लो, ताकि जनता ने बेरो पाटा है, वो भी है ही दुनिया में एक दुकान। समझ में आ गया आपको, इसे एसईओ कहा जाता है। तो मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ, इंटरनेट पे आपको ऐसा नहीं पढ़ा सकता आपको अपनी भाषा के अंदर चीज़ों को। वाट आर द इनबाउंड्स लीड्स, कहते जिंदगी में जो आदमी बस फोन चला और सारा दिन व्हाट्सअप चला ले, इंस्टाग्राम चला ले, वो आदमी ने भी कंप्यूटर की लगभग चीज़ें थार समझ मारी होगी। इनबाउंड लीड्स क्या होता है, इनबाउंड लीड्स क्या होता है, लीड दैट कम थ्रू द डिजिटल कंटेंट। तो थान पहले तो અહીંયા बताना मैं एक शब्द बताइए, लीड क्यों है। लीड क्या होता है, पोटेंशियल ग्राहक, मतलब जो भविष्य में अपना ग्राहक उसका अपना कन चीज़ खरीद सका, वो लीड है ना। तो इनबाउंड लीड क्या होता है, तो एक नया शब्द और निकल के आ गो इंग्लिश को, इनबाउंड लीड, या नई चीज़ है। तो यह क्या चीज़ है, लीड्स दैट कम थ्रू द डिजिटल कंटेंट, मतलब અહીંયા को ग्राहक जो डिजिटली अथे कोई भी कंटेंट बना रहे हो का थ्रू थारकन प्रोडक्ट खरीद सका है, वो क्या होगो इनबाउंड लीड्स के नाम से जाने जा है। तो थे नई नई रील बना के लिया होगा, कपड़ा वाली दुकान वालों दानो जुलियो थे के करो एक नयो एक चिलखन, मतलब कैसा कपड़ा बताऊँ, थोड़ा कटपट वाला नया कपड़ा है, थोड़ा लाइटिंग लूटिंग लगी हुई है, आपने उस पर बनाई एक अच्छी सी रील। आपको लग रहा है कि आजकल थोड़ा कम आपके दुकान पे कस्टमर आने लगे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आप नया प्रोडक्ट लेकर आए जो आजकल वायरल चल रहा था, आपने बनाई उस पर, और क्या है, लोगों ने आपसे खरीदा। तो जो पहले खरीदना चाह रहे थे, या ऐसे मान लो आपके डीएम में, इंस्टाग्राम के डीएम में मैसेज आ रहे थे कि साहब ये जो नया प्रोडक्ट है इस पर क्या क्या लाओ, वो कपड़ा लेकर आओ। तो 5-10 डीएम आपने पढ़े, वैसा कपड़ा लेकर क्या बने, आपने रील बने और वो लोगों ने खरीदा। तो यही क्या कहलाता है, इनबाउंड लीड के नाम से जाना जाता है। जो लीड कंटेंट के माध्यम से आती है, जो ग्राहक कंटेंट के माध्यम से आता है, उसी को क्या कहा जाता है, इनबाउंड लीड के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद कर लेना, इनबाउंड लीड को ऐसे याद कर लो कि जो कपड़ा वाली दुकान ही उनका जो इंस्टाग्राम पर लोग मैसेज कर रहे हैं कि साहब को नए कपड़ों लेके आओ, मान तो वो खरीदना है, तो क्या वो लेके आओ और रील बनाई और उकन क्यों भर भर के
लोग खरीदते हो, तो उसे इनबाउंड लीड के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल मार्केटिंग में सीआरएम क्या क्यों ज़रूरी है? तो डिजिटल मार्केटिंग में सीआरएम क्यों ज़रूरी होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा टू मैनेज द कस्टमर इंटरेक्शंस। तो ग्राहकों के बीच में इंटरेक्शन मतलब क्या? बातचीत करना। तो ग्राहकों के इंटरेक्शन को मैनेज करना। जैसे तार दुकान पर सामान लेने जाओ ना, तो हर हर गांव में एक ऐसी दुकान होती है जिसका दुकानदार ऐसी बातें करता है कि ओ हो उसका जो सामान है वो ऐसा कि वर्मा जी ने खुद नहीं बनाया है, समझ रहे हो? विश्वकर्मा ने खुद ने ऐसे हाथ लगा लगा कर बनाया है। तो वही होता है आपका, उसका सियारा मजबूत है। सियारा मजबूत है मतलब, और अच्छी बात है कि उसकी दुकान हमेशा अच्छी चलेगी भी। क्यों चलेगी? क्योंकि उसका सियारा मजबूत है, कस्टमर रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट उसको अच्छे से करना आता है, वो बहुत अच्छे से करता है। समझ में आ गया? तो डिजिटल मार्केटिंग में सीआरएम क्यों जरूरी होता है? ग्राहकों से इंटरेक्शन करने के लिए, इंटरेक्शन को मजबूत करने के लिए। इंटरेक्शन मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए। समझ में आ गया ना? तो सीआरएम का इंपॉर्टेंस आपको आए तो तारी दुकान वालों वो दुकानदार याद कर लियो जो बहुत तगड़ी बोली होगी। 14 नंबर है ईमेल मार्केटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो व्हाट इज द ईमेल मार्केटिंग यूज फॉर? तो ईमेल मार्केटिंग का किस लिए प्रयोग किया जाता है? कम्युनिकेशन और प्रमोशन के लिए। तो पहली बात तो यह समझो कि ईमेल मार्केटिंग क्यों था? आधा बालकान तो ईमेल मार्केटिंग को ही कौन बेरो क्यों थे? तो ईमेल क्या के लिए देखे ज़्यादा से ज़्यादा SSO पर कोई अभी तो, लेकिन थे इतना बड़ा भी क्यों नहीं है कि हाँ कोई तो फॉर्म लगाया होगा SSO पर कौन सा फॉर्म आ गो ये देखे होगा, ईमेल ID पर ज़्यादा जिंदगी में कुछ करे होगा नहीं। तो ईमेल मार्केटिंग होती क्या है? आप सोशल आपका जो ईमेल खोलोगे आज उन 3 बिंदु ही यहाँ करके, ठीक है, उन यहाँ 3 बिंदु पर क्लिक करोगा तो उसमें देखोगा उम इनबॉक्स होगो, उम स्पैम होगो, उसके अंदर ट्रेस को भाग होगो, उम एक फिर अपडेट होगो, उम सोशल को भाग होगो, एक लिखे होगो SOCIAL लिखा होगा एक सोशल, उस पर क्लिक करना, ऊपर क्लिक करना है, समझेगा? उम नीचे जाओगा तो जो जो कंपनी हम थे जीमेल ID जोड़ रखी है ना, कम थोड़ी काम करो हो, तो जिन जिन थे जोड़ रखी है जो वेबसाइट आप लॉगिन करो हो, जहाँ हमारी टेक्स्ट बुक को पास ले रखो तो टेक्स्ट बुक का मैसेज आया रिंगा थार का ना, या फिर आप समझ लो दुरीना का आपने कोर्स ले रखा तो दुरीना का कोर्स आके रखा होगा आपने मेरे नीचे कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई आपको करूँगा, तो वो चीज़ आपको दिखा रख रखी होगी। तो ये समझिए जो टेक्स्ट बुक वाले आपके पास मैसेज कर रहे हैं, या फिर आपने रेड बस से आप कहीं गए होंगे तो वो वाले आपके पास मैसेज कर रहे हैं कि फ्लैट 500 रुपये ऑफ मिल रहे हैं, आज ही करो बुकिंग। ऐसे जो मैसेज आते हैं वो किसके आते हैं? ईमेल के थ्रू आते हैं, उसे ईमेल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या होता है? संचार होता है और प्रचार के लिए, संचार करने के लिए और प्रचार करने के लिए, मतलब लोग ईमेल के थ्रू भी क्या करते हैं? अपना प्रचार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, और काफ़ी पॉपुलर मार्केटिंग होती है। ये जो थे जाओ ना वेबसाइट हम खोलो और थारी ईमेल ID लगा दो जब दी बिना ध्यान दिए, तो बस थारी ईमेल ID वो जो वेबसाइट वाला लेके बेच दी, ये चीज़ के लिए बेची ईमेल मार्केटिंग करनी, बहुत महंगी बिकती है वो। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगले वाला प्रश्न है डिजिटल मार्केटिंग में PPC का क्या अर्थ है? व्हाट डज PPC स्टैंड फॉर इन डिजिटल मार्केटिंग? तो डिजिटल मार्केटिंग में PPC का क्या अर्थ होता है? पे पर क्लिक, तो पे पर क्लिक के नाम से जाना जाता है। तो देखो PPC क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, तो थे कदे कदे वो कौन सुने होगो कि यो ऐड देखने पे इतना रुपया मिल रहे हैं ई ऐप में, कभी सुना होगा आपने, या फिर कदे करो भी होगो कम, तो ये तो करते ही हो तुम सब लोग, है ना? उसी को क्या कहा जाता है? पे पर क्लिक। अब देखो आपने मेरा यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलते ऐड आया आपके सामने, आया ऐड आपको, और आपको ऐड अच्छा लगा, और आपने क्या किया? उस ऐड पे क्लिक किया, उस प्रोडक्ट को पूरा देखा और ख़रीद लिया आपने। ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी काफ़ी लोग करते हैं। तो उसी पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी वाले को, उसी को क्या कहा जाता है? पे पर क्लिक होता है। मुझे कुछ नहीं मिलता है, ये मत सुन लेना कि मुझे कुछ मिल रहा है, नहीं, वो यूट्यूब का अपना सिस्टम होता है, वो खुद से लगाता है ये सब चीज़ें। पे पर क्लिक होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट। अच्छे से मैंने समझाया है, टिपिकल टॉपिक है जिन बच्चों ने मतलब सिर्फ व्हाट्सएप को चलाया है, इंस्टाग्राम चलाया है, जिसने बस इंटरनेट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, उनको भी ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है, और नहीं आ रही है तो कुछ नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। व्हाट इज ए डोमेन नेम? तो डोमेन नेम क्या होता है? अब डोमेन क्या होता है पहले ये समझो। आज आपने खोला, आज जाओ आर्थे खोलो www.rajasthanuniversity.com, तो वहाँ पे आएगा uniraj.com के नाम से एक वेबसाइट खुलने वाली है। जाइयो खोलियो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम से वेबसाइट खोलोगा तब uniraj.com खुलेगी। या गूगल खोलते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखाता है? google.com के नाम से दिखाता है।
समझ में आ गया। आप SSO ID खोलते हो तो वहाँ पे क्या होता है, SSOID.gov.in के नाम से आता है। तो ये लास्ट में जो .gov, जहाँ पर आपको लास्ट में पॉइंट लग के gov दिख जाए, .in लिख जाए, .com दिख जाए, आपको .in दिख जाए, इन आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको जहाँ पर दिख रही हैं तो ये क्या बोला जाता है, इनको डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन वो क्या है, जहाँ थारो घर है तो थारे घर को कोई विशिष्ट पतो है ना, समझ में आ गया। विशिष्ट पतो मतलब जठे ते रो को कोई पतो हुआ है, एड्रेस हुआ ना, यहीं कोई वेबसाइट को पतो और एड्रेस ने क्या बोले जाए, डोमेन के नाम से जाना जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए वेबसाइट यूनिक एड्रेस। तो वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है, उसी को क्या कहा जाता है, डोमेन के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग होती है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए प्लेस टू स्टोर द वेबसाइट फाइल्स। तो वेबसाइट की फाइलों को स्टोर करने की जगह को वेब होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। अब जहाँ थारा घर है, समझ में आपको, अब थारे घर में जो सामान सट्टो है भाई, हर घर में थोड़ा बहुत आया को सामान हो जो टाइम पे काम आओ, हमेशा काम को नहीं आओ, तो ना क्या करना, कोई गोदाम में स्टोर कर दिया है ना, समझ में आ गई। ऐसे भी समझ में नहीं आएगी तो काफ़ी बच्चे गांव के लोग हो आप में से, तो गांव में अपना एक समुदाय केंद्र है करे ना, जठे तारा समाज को ब्याह शादी को सामान है करे है, भट्ठी वाठी ये सब अपन रखा, हाँ, ताकि जरूरत होने पे अपन लेकर आ जाते हैं। तो उसी तरीके से वेब होस्टिंग होती है। वेब होस्टिंग क्या होती है, कोई भी वेबसाइट है ना, कोई भी वेबसाइट जो बना थे, खोलो SSOID, ऊपर कितना सारा पोर्टल ही, समझ में आ गई, कितनी सारी PDF वगैरह भी डाल के रखते हैं, तो वो सारी चीज़ भी तो इकट्ठे स्टोर हुए हैं, समझ में आ गए ना थे। तो वही चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं, वो सारी चीज़ें वेब होस्टिंग पे स्टोर होती हैं, समझ में आ गया आपको। तो वेबसाइट की फाइलें वगैरह को स्टोर करने को किस में प्रयोग किया जाता है, वेब होस्टिंग में किया जाता है। तो उसको याद कर लेना, वेब होस्टिंग को आपके घर के गोदाम से, कि जिस तरीके से आपके घर का जो कुछ इंपॉर्टेंट सामान है वो कहाँ पर रख दिया जाता है, जो कभी कभी काम आता है गोदाम में, उसी तरीके से गोदाम, इंटरनेट का गोदाम कौन काम करता है, वेब होस्टिंग और वेब क्लाउडिंग होता है। वो आगे बताऊँ, क्लाउड भी आएगा आपका। हाउ डज द WW स्टैंड्स फॉर। तो WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से उसको जाना जाता है। क्या फुल फॉर्म होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट जो पूरी दुनिया में थे चला लियो ना, जाके अमेरिका की भी सूचना काट लियो, वह क्यों काटो, क्योंकि इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल है, समझ में आ गया। पूरी दुनिया से आप कनेक्टेड हो, और वो किसकी कमाल है, वो इस WW को ही कमाल है, समझ में आ गया आपको। ये बैकएंड में काम करती हैं सब चीज़ें। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। विच ऑफ दीज रिक्वायर्ड टू मेक द वेबसाइट लाइव। तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए जो वेबसाइट खोली थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली, तो भाई यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट थी, देख रहे हो ना, उन्हें जो बात दिख रही है, तो बात क्यों दिख रही है, क्योंकि उनके पास डोमेन और होस्टिंग है। डोमेन क्यों है, .com ये वाली बता दी मैंने, .com हो गया, .go हो गया। अब होस्टिंग भी मैंने आपको बताई थी, होस्टिंग भी मैंने बताई थी भाई, गोदाम जठेबा वेबसाइट पड़ी रहे जिसके ऊपर गूगल की उसको उसके पास क्या होना, होस्टिंग होना जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में होगा, डोमेन और होस्टिंग है, कोई भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। आप में से काफ़ी बच्चों के पास डिजिटल नॉलेज अच्छा होगा, लेकिन बहुत कम के पास ऐसा नॉलेज होता है। तो अच्छे से पढ़ लेना, ये आपने ले तो लिया है खुशी खुशी में, लेकिन ये पेपर हार्ड होते हैं इन सब सब्जेक्ट के। व्हाट इज ए वन पेज वेबसाइट। तो वन पेज वेबसाइट क्या होती है, मतलब वन पेज वेबसाइट ऐसी होती है, वेबसाइट विद मल्टीपल सेक्शन ऑन वन पेज। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट कहते ना कहते खोली होगी थी, खोलिए ना, कई ऑप्शन होगा, देखिए खोलेगा जहाँ क्या ऑप्शन मिलेगा। एक तो इली साइड में रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, और साइड में उसका एक क्या होगा, एक जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा, या फिर जो न्यू जॉब्स वगैरह को याद करनी वो ऑप्शन मिलेगा। नीचे जाओगा तो एडमिशन ओपन को मिलेगा ऑप्शन। तो ये सब जो ऑप्शन मिल रहे हैं, और आप उन पे क्लिक करोगे, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो अलग अलग चीज़ें खुलती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, वन पेज वेबसाइट के नाम पर जाना जाता है, जिसकी एक ही पेज पर कई सारे सेक्शन बने होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ए वेबसाइट विद मल्टीपल सेक्शन ऑन वन पेज, उसे वन पेज वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। तो वन पेज वेबसाइट का नाम आ जाए तो उसी का उदाहरण किसका होगा, वन पेज वेबसाइट का होगा। व्हाट इज SEO। SEO क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से SEO को जाना जाता है।
अगले वाला व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एसईओ। तो एसईओ का क्या पर्पज होता है, एसईओ का क्या उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, टू रैंक वेबसाइट हायर ऑन द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पे कोई भी वेबसाइट को आपको ऊपर दिखाने के लिए आप किसका यूज़ किया जाता है, जिसका जितना अच्छा एसईओ होगा, जितना ज़्यादा वो बैकलिंक बनाएगा, जितने ज़्यादा वो लिंक्स ऐड करेगा, जितने ज़्यादा मतलब उसका जो सर्च बार में जो वो को यूज किए जाते हैं वर्ड्स, उनको जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेबसाइट ऊपर होगी। तो आपको पता ना, आपने देखा जो क्या बताऊँ मैं, यही देखा कि वो 5 बेस्ट रेस्टोरेंट इन मानसरोवर जयपुर, तो 10 जनों ने उस पर लिख रखा है, लेकिन जो सबसे ऊपर आ रहा है, जो सबसे ऊपर आ रहा है, तो उसने क्या कर रखा है, उसका एसईओ मजबूत है, इसीलिए वो वेबसाइट सबसे ऊपर दिखा रही है। तो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो और उसमें जो टॉप 3-4 में आते हैं ना, जो फर्स्ट पेज पे आते हैं, तो उनका ये समझ लो एसईओ शानदार होता है। तो जितना ज़्यादा एसईओ मजबूत होगा उतना ज़्यादा टॉप पर वेबसाइट आएगी और उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। विच टूल हेल्प इन फाइंडिंग द कीवर्ड। तो कीवर्ड विच टूल हेल्प इन द फाइंडिंग कीवर्ड। तो कौन सा टूल कीवर्ड खोजने की मदद करता है, तो कौन सा होता है, गूगल का खुद का एक कीवर्ड होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया, आपको जाना है और यूट्यूब आपको गूगल पे अगर आपको समय मिले तो सर्च कीजिए इन सब चीज़ों को, गूगल कीवर्ड प्लानर को आप सर्च करोगे, खुलकर आएगा, आपको खोलोगे तो उसमें वो आपको जाएगा, उसमें आपकी कंट्री का नाम पूछेगा, इंडिया में सर्च करना इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। तो उसमें देखोगे कि जो सर्च है वो कितना ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जब उसको और नीचे स्क्रॉल करोगे ना, उसमें दिखाएगा इतना सर्च चल रहा है, कंपैरिजन करके वो सब कुछ दिखा देता आपको। अगर मेरे पास वो होता तो मैं लाइव दिखा देता आपको सब चीज़ें। उसके अंदर फिर आपको ये भी दिखा देता है कि इन कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो आप इसका प्रयोग करके अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो उन वर्ड्स को, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हो, तो आपका क्या होता है, वीडियो वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाने के चांसेज होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कीवर्ड प्लानर के नाम से उसको जाना जाता है। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट विद इन द वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करना, मतलब ऑन पेज एसईओ क्या होगा, आप जैसे अब जो सरकारी रिजल्ट वाला है उसने कितने अच्छे से अपनी वेबसाइट को बना रखा है कि आप जैसे क्लिक करते हो सारी भर्तियों का अच्छे से आ जाता है। समझ में आ गया, वेबसाइट तो और भी है लेकिन वही क्यों है, क्योंकि उसने इतने अच्छे से बना रखी है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ही मिल जाती है। तो उसी को ऑन पेज एसईओ कहा जाता है, ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट विद इन द वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर अच्छे से जितने भी जो एलिमेंट हो गए उनको एडजस्ट करके रखते हो आप, जैसे घर में आप चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हो ना, अगर आपका जितना घर में चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित कर रखे होंगे उतना ही घर सुंदर लगता है, उतना ही ज़्यादा लोग आते हैं उनको बढ़िया लगता है। या फिर ऐसे समझ लो आपकी कोई दुकान है, तो जिस दुकान वाले जितने अच्छे से दुकान को जचा कर रखता है, सुंदर तरीके से रखा हुआ है, उसने बढ़िया से मार्केटिंग कर रखी है, साथ के साथ उसने बढ़िया बोर्डिंग वगैरह लगा रखी है, कलरफुल लाइट्स लगा रखी हैं, तो देखने में सुंदर लगेगी, तो ग्राहक का भी जाने का मन करेगा। तो यही चीज़ होता है ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट विद इन द वेबसाइट। तो जो आपके आसपास की दुनिया है ना, वही दुनिया है वो इंटरनेट की होती है, बस फर्क इतना है कि वो सब चीज़ें आप जो फिजिकल वर्ल्ड है वो हमने देखा होता है, लेकिन इंटरनेट से संबंधित चीज़ों पर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज से दोगे मैंने, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज के बाद में आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे। विच ऑफ द दीज इज एन ऑन पेज एसईओ टेक्निक। तो ऑन पेज एसईओ टेक्निक की क्या होती है, टाइटल मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। तो टाइटल आप कोई भी खोलते हो, जैसे आपने सर्च किया, अभी कौन सी भर्ती चल रही है, हाँ कौन सी भर्ती चल रही है, ग्राम सेवक की, अभी जो, हाँ अच्छा एग्जांपल है, हाई कोर्ट की चपरासी की भर्ती चल रही है, समझ में आपका, हाई कोर्ट 4th ग्रेड फॉर्म अप्लाई। तो आप करोगे तो उसमें कई वेबसाइट खोल के आएंगे, सरकारी रिजल्ट की खोल गई, तो आपने उस पर क्लिक किया, तो अब उसमें जो आपने ये सर्च किया है हाई कोर्ट 4th ग्रेड फॉर्म अप्लाई, तो ये वाला क्या है, काफ़ी वेबसाइटों का टाइटल मिलेगा, समझ में आ गया। और उससे संबंधित उन्होंने टैग लगा के रखे होंगे, हाई कोर्ट 4th ग्रेड हाई कोर्ट फॉर्म अप्लाई, 4th ग्रेड पोस्ट हाई कोर्ट 4th ग्रेड सिलेबस हो गया, ऐसे कुछ टैग्स लगा के रखेंगे, जिससे क्या होंगे, जो ये सब चीज़ें जो लोग सर्च करते हैं वही, और जो जिसकी वेबसाइट ज़्यादा एसईओ अच्छा होता है वही सर्च में आ जाती है। तो यही होगा इसका सही आंसर, क्या ऑप्शन नंबर बी होने वाला है।
11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ होता है एसईओ आउटसाइड द वेबसाइट। तो वेबसाइट के बाहर जो एसईओ किया जाता है, मतलब वेबसाइट हो गई, उसके बाहर भी लोग क्या करके रखते हैं, वो जो अपने लिंक वगैरह शेयर करते हैं आपके जो गूगल वगैरह इस पे टेलीग्राम पर हो गया, व्हाट्सएप पे होगा, वही ऑफ पेज एसईओ के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एसईओ आउटसाइड द वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न की बात करूँ, विच ऑफ द दीज इन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। तो ऑफ पेज एसईओ टेक्निक किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी के नाम से जाना जाता है, बैकलिंक बिल्डिंग। बैक लिंक बिल्डिंग क्या होती है? कोई एक पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे यूनिवर्सिटी चैंपियन की एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। अब आप में से किसी एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, आप मुझे भी ऐसे बोल देना, आप वीडियो बनाओ कि भाई राधे श्याम क्लासेज के नाम से क्लासेज है, उस पर आप जाकर देख के आओ, वो भी अच्छा पढ़ा रहा है। तो अब उसका क्या, आप में से काफ़ी बच्चे उसके वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे जाकर पढ़ने के लिए चले गए, तो इसे क्या कहा जाता है? बैक लिंक बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है कि भाई आपने क्या कर दिया, मैंने उसका प्रमोशन कर दिया गया। एक पॉपुलर वेबसाइट के द्वारा, एक पॉपुलर व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक कम पॉपुलर व्यक्ति का क्या कर दिया जाता है? प्रमोशन कर दिया जाता है उसके लिंक के थ्रू, उसके द्वारा जो ट्रैफिक के द्वारा दूसरे की वेबसाइट पे ट्रैफिक जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? बैक लिंक बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। व्हाट आर द कीवर्ड इन एसईओ। तो एसईओ में कीवर्ड क्या होते हैं? तो एसईओ में कीवर्ड क्या होते हैं? एसईओ में कीवर्ड होते हैं वर्ड्स यूजर सर्च इन गूगल। तो जो शब्द आप गूगल में, मैंने देखो एग्जांपल दिया था ना, हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाला, 4th ग्रेड हाई कोर्ट 4th ग्रेड सिलेबस, हाई कोर्ट 4th ग्रेड वैकेंसी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड पेमेंट, ये भी सर्च करते हैं काफ़ी लोग। और हाई कोर्ट एग्जाम डेट, हाई कोर्ट हिंदी कैसे पढ़ें, ऐसे भी लोग सर्च करते हैं। तो जो जो कीवर्ड आप सर्च करते हो उसी को क्या कहा जाता है? कीवर्ड्स इन एसईओ के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ड्स यूजर सर्च इन गूगल। तो जो यूजर्स होते हैं, यूज करने वाले, किन किन वर्ड्स का यूज करते हो, उसी को एसईओ के नाम से जाना जाता है। व्हाट आर द मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एचटीएमएल टैग्स दैट डिस्क्राइब द पेज कंटेंट। तो मेटा टैग्स वही होते हैं जो वेबसाइट पे कंटेंट आपने प्रदर्शित कर रखा है, वो राधे श्याम वो टॉप 5 आपने रेस्टोरेंट वाला मैंने उदाहरण दिया था ना, वही मेटा टैग के नाम से उसको जाना जाता है। व्हाट आर द टाइटल टैग। तो टाइटल ऑफ द वेबसाइट ऑन द सर्च रिजल्ट। तो टाइटल यही था ना कि 4th ग्रेड वैकेंसी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड वैकेंसी, तो ये क्या था? टाइटल था। तो जो टाइटल होता है उस टाइटल से लोग सर्च करते हैं। या आपने जो सर्च किया टॉप 5 हॉस्पिटल इन मानसरोवर जयपुर, तो ये आपने सर्च किया, तो ये भी एक टाइटल हो गया। और क्या बताऊँ मैं, और राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल, तो ये खोलते, ये भी हो गया SSID.com, तो ये भी क्या एक टाइटल हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जो सब चीज़ें टाइटल ऑफ द वेबसाइट ऑन द सर्च रिजल्ट, मतलब कोई भी टाइटल हो गया जिसपे कोई कंटेंट बना रहा है, जैसे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच स्कोर, तो ये भी टाइटल है। समझ में आ गया? तो जो टाइटल होता है कोई वेबसाइट का जो सर्च रिजल्ट में आता है, उसी को क्या कहा जाता है? टाइटल के नाम से जाना जाता है। जैसे अब आप क्या सर्च करके आए हो? क्या तो आप डायरेक्ट आए हो या सर्च करके आए होगे डिजिटल मार्केटिंग BA 2nd ईयर। मैं बता देता हूँ आपने क्या सर्च किया होगा। डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया होगा, या सर्च किया होगा डिजिटल मार्केटिंग BA 3rd सेमेस्टर, डिजिटल मार्केटिंग MCQ, डिजिटल मार्केटिंग BA 3rd सेमेस्टर MCQs, और क्या होगा BA 3rd सेमेस्टर डिजिटल मार्केटिंग BA 2nd ईयर पेपर 1st MCQ, ऐसा सब आपने सबको सर्च किया होगा। आप क्या सर्च करके आए यूट्यूब पर, मुझे ज़रूर से बताना। और मेरा जो वीडियो है वो आपको कौन से नंबर पर दिखा है इस यूट्यूब पे सर्च करने पर। पहला नंबर प्रश्न, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग का मेन पर्पज क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज वाया ईमेल। तो ये भी इस तरीके से होती है, जैसे आप जगह जगह बोर्डिंग नहीं लगा के रखते हो अपने जो दुकान होती है कि भाई राधे श्याम की दुकान पे सबसे बढ़िया मिठाई मिलती है, तो ऐसे वाले लगते हैं। और यही चीज़ें आप ईमेल के थ्रू वगैरह के प्रमोट करते हो, तो वही होती है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होती है। तो ईमेल के माध्यम से अपने उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करना।
अगले वाला प्रश्न है विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। तो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करने के लिए आमतौर पर कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है? मेल चिप के नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएंगे, समझ में आ गया। तो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को आप डिजाइन करने के लिए कौन सा टूल का यूज करते हो? मेल चिप का यूज करते हो। आप किसका यूज करते हो? मेल चिप का यूज करते हो। क्या होता है देखो मैं बता देता हूँ। मेल चिप एक प्रसिद्ध ईमेल मार्केटिंग टूल है जो आकर्षक व ऑटोमेटिक ईमेल कैंपेन बना सकता है। मतलब ये ऐसा टूल है जो ऑटोमेटिक रूप से बहुत सारे ईमेल्स बना सकता है और लोगों के पास भेज सकता है। अब मान लो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, आपको 4000 लोगों को एक साथ कोई ईमेल भेजना है, तो आप कैसे भेज पाओगे भाई? एक साथ एक व्यक्ति 4000 पूरे दिन में नहीं लिख सकता। तो क्या है, यो मेल चिप पे बना दिया तो एक प्रकार का बोट होता है जो अपने आप ही क्या कर देता है, भेज देता है सभी 4000 लोगों को एक साथ। व्हाट इज एन ईमेल साइन अप फॉर्म? तो साइन अप फॉर्म पे क्या होता है? ऑप्शन बी टू कलेक्ट द ईमेल फ्रॉम यूजर। तो मैंने बताया था ना, देखो आपको उदाहरण देकर बताया था कि आप जो अपने ईमेल लगा देते हो किसी भी वेबसाइट पे, तो कौन सी वेबसाइट का ऐसा उदाहरण जो मांगते हैं आपसे ईमेल? जैसे कि आपने अड्डा 24/7 मान लो, उस पर क्लिक किया है ना, या टेक्स्ट बुक पे आपने क्लिक किया, तो वो क्या करेंगे, लॉगिन करवाएंगे आपसे। हमेशा याद करना है ना, साइन अप कराएंगे, लॉगिन करवाएंगे, उससे आपकी ईमेल आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह लगाते हैं। तो इससे क्या करते हैं वो लोग, आपकी ईमेल है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके उसको मार्केटिंग में यूज करते हैं ताकि आप बार बार उनकी वेबसाइट पे करते रहो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉर्म टू कलेक्ट द ईमेल फ्रॉम द यूजर्स। तो यूजर आ रहे हैं, उसे ईमेल कलेक्ट करने के लिए साइनअप का यूज़ किया जाता है। इसीलिए आप कोशिश क्या करो कि कम से कम साइनअप किया जा सके। ऑथेंटिक वेबसाइटों पर साइनअप किया करो, हर कोई वेबसाइट पर जाके साइनअप मत कर दिया करो। अगले वाला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए गुड ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईमेल मार्केटिंग की रणनीति का हिस्सा होता है? किसका होता है? पर्सनलाइज कंटेंट। तो आपने ईमेल मार्केटिंग की, अब आपने क्या किया, जो आपको बस ये रेड बस वाला मान लो दाना है, तो रेड बस कंपनी है, आपने क्या किया, उसका जो कंटेंट यूज किया, रेड बस कंपनी है उसका आपने रेड बस कंपनी का उदाहरण लिया, आपने वहाँ से कोई टिकट बुक की। अब क्या करेगा उसने, वो आपको अब हर तीसरे दिन, अब उसको पता चल गया कि ये व्यक्ति हर 7वें दिन कहाँ जाता है, जयपुर से अजमेर जाता है। अब आप देखना वो आपके पास हर 5वें 6ठे दिन उसके पास मैसेज आएगा कि फ्लैट 200 रुपये ऑफ, आपको ये बस जा रही है, आपको ये करा सकते हो, वो करा सकते हो। अब इससे क्या होगा, आपको भी पता चलने लगा कि भाई इस बार तो ये वाली बस जाएगी इतने बजे से इतने बजे। तो पर्सनलाइज कंटेंट हो गया ना, एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से कंटेंट बन गया। तो इसका सही क्या होगा, आप कंटेंट को व्यक्तिगत बना सकते हो, पर्सनलाइज रूप से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगले वाला क्या, व्हाट आर ईमेल ट्रिगर्स। तो ईमेल ट्रिगर्स क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑटोमेटिक ईमेल बेस्ड ऑन यूजर सेक्शन। तो यूजर की क्रिया के आधारित स्वचालित ईमेल होते हैं, मतलब जो अपने आप चलते रहते हैं, जो ईमेल जो बोट वगैरह के द्वारा चलाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ईमेल ट्रिगर्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द दीज इज ए पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। तो कौन सा है? मेल चिप है, वो मैंने पहले बता दिया था, जो एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकता है, उसे मेल चिप ईमेल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। 7वां प्रश्न, व्हाट शुड ए गुड ईमेल कैंपेन ऑलवेज इंक्लूड। तो एक अच्छे ईमेल कैंपेन में हमेशा क्या होना चाहिए? तो क्या होता है उसके अंदर, आपको छुपे हुए लिंक आपको हमेशा साथ क्या मिलते हैं, अनसब्सक्राइब ऑप्शन भी आपको मिलेगा। कौन सा विकल्प मिलेगा? आपको अनसब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन मिलता है, ताकि वो लोग आपको बार बार मैसेज ना कर सके। अगर आप इच्छुक नहीं होते हो तो अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ईमेल टेम्पलेट। तो ईमेल टेम्पलेट का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट यूनिफॉर्म डिजाइन एंड लेआउट। तो एक समान डिजाइन और लेआउट को बनाने का क्या कहा जाता है, ईमेल टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। तो एक जैसी जो ईमेल है ना, उसका टेम्पलेट बनाया जाता है, जो ईमेल पे आप कैसी ईमेल भेजोगे लोगों के पास, उसी को ईमेल टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। तो एक समान डिज़ाइन और लेआउट बनाने को ईमेल टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है उसका सही आंसर होने वाला है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट डज पीपीसी स्टैंड फॉर इन गूगल एड्स। तो गूगल एड में पीपीसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पे पर क्लिक। तो गूगल एड पे कोई भी व्यक्ति है, ऐड चल रहा है और उस पर क्लिक करके उसने
प्रोडक्ट खरीदा है तो वो किस पे आता है, पे पर क्लिक पे आएगा। तो जितने ज़्यादा क्लिक होंगे उस एड्स के थ्रू उतने ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, पैसा है वो गूगल को देना होता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, पे पर क्लिक का यही उदाहरण है। अगले वाले पर्सन की बात करें, विच इज ए टाइप ऑफ गूगल एड। तो गूगल एड का कौन सा प्रकार होता है इसमें से, ऑप्शन बी डिस्प्ले एड्स। जो डिस्प्ले एड होते हैं ना, आपने कोई भी देखो, आप कोई भी हरियाणवी सॉन्ग आप सर्च करना, अभी जाकर यूट्यूब पर ये वीडियो देखने के बाद सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपको एक गाना दिखेगा, है ना, और उस पर देख रहे हैं ना एड्स के नीचे उसमें छोटा सा लिखा होगा एड्स। तो उस गाने पे क्या चल रहे हैं, एड चल रहे हैं। समझ में आ गया। तो पॉपुलर बनाने के लिए लोग इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्प्ले एड के नाम से उसको जाना जाता है। व्हाट इज ए पेज ब्लैंक। तो पेज ब्लैंक क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वेब पेजेस इन द सर्च रिजल्ट। तो खोज परिणामों में वेब पेज का महत्व समझाना, इंपॉर्टेंस ऑफ द वेब पेज इन द सर्च रिजल्ट। तो पेज रैंक, हाँ पेज रैंक क्या होती है कि कोई, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट, जैसे आपने सर्च किया ना 4th ग्रेड वैकेंसी के नाम से, तो इतनी सारी वेबसाइट खुल के आएंगी, लेकिन जो सबसे टॉप पर आ रही हैं 2-3 वेबसाइट, तो उनकी क्या गूगल रैंकिंग अच्छी हो रखी है। तो ये क्या करते हैं, जो बेस्ट वेबसाइट होती है गूगल उसी को टॉप रैंक पर लेकर आता है, जिससे क्या होता है, यूजर होता है वो, जिसको यूजर होता है ना, उसको सर्च करने में अच्छा लगता है, उस वेबसाइट पे वो काफ़ी देर तक टिका रहता है, इसीलिए उसको पेज रैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वेब पेजेस इन द सर्च रिजल्ट। 12 नंबर प्रश्न है, विच प्राइसिंग मॉडल इज यूज इन गूगल एड। तो गूगल एड में कौन सा मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग होता है। तो कौन से का होता है, पे पर क्लिक मॉडल है उसका यूज होता है हमेशा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू क्रिएट द गूगल एड। तो गूगल एड बनाने के लिए आपको न्यूनतम क्या आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होगी, आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है गूगल एड को चलाने का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न है, हाउ डज बिलिंग इन गूगल एड डिपेंड ऑन। तो गूगल एड पर कितना पैसा लगेगा, इस किस चीज़ पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, नंबर ऑफ क्लिक एंड इंप्रेशन। तो कितने ज़्यादा आपको क्लिक आए और कितने ज़्यादा इंप्रेशन मिले, मतलब आपने ऐड चलाया तो कितने ज़्यादा लोगों ने क्लिक करके उस वीडियो को देखा, उसी के पर आपका बिल है वो डिपेंड करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नंबर ऑफ क्लिक एंड इंप्रेशंस। अगले वाला क्या, व्हाट आर द कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर क्या है इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फाइंडिंग रिलेवेंट कीवर्ड। तो उपयुक्त कीवर्ड खोजने का कार्य होता है जो कीवर्ड प्लानर का। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्टिमाइजिंग सोशल मीडिया कंटेंट फॉर बेटर एंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया एसएमओ क्या होता है, आप बेहतरीन कंटेंट बना रहे हो तो इस जिससे क्या लोगों का एंगेजमेंट है वो इसके अंदर बढ़ता है। तो बेहतर जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया का कंटेंट को बनाना ही क्या कहलाता है, एसएमओ कहलाता है। अगले वाला प्रश्न है आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग होती है, जैसे आप जो कॉमेडी वगैरह देखते हो तो वो लोग बताते हैं ना कि भाई आज तो मैं ये ऐप को यूज करो, चोखो ऐप है, मैंने 2000 रुपया कमा के दिया। तो यह क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग का उद्देश्य था। तो इसका क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्ट यूजिबिलिटी एंड यूजर इंगेजमेंट। तो ऐसे आप अगर उस यूट्यूबर ने बताया तो आप में से काफ़ी लोग उस ऐप को डाउनलोड करके भी यूज करके भी देखते हो। तो ये होता है, इससे क्या होता है, लोगों को पता चल गया उस प्रोडक्ट के बारे में और साथ के साथ उसके यूजर भी बढ़ गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट विजिबिलिटी एंड यूजर इंगेजमेंट। 3 नंबर प्रश्न होता है, व्हाट डज द मॉनिटरिंग ट्रैफिक द बिहेवियर मीन। तो ट्रैफिक व्यवहार में निगरानी का क्या अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी, चेकिंग द यूजर एक्टिविटी ऑन द सोशल मीडिया पोस्ट। तो सोशल मीडिया पोस्ट पर यूजर गतिविधियों को देखना, वही क्या होता है, ट्रैफिक व्यवहार होता है। मतलब कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है आपने जो डाली है, देखो कई पोस्ट हो जी पर थारा बढ़िया लाइक आओ, कई पर कम लाइक आवे है ना। तो ये क्या होता है, यही आपका उसको ट्रैफिक पर डिपेंड करता है कि यूजर्स ने कितनी एक्टिविटी की है उस सोशल मीडिया पोस्ट पर, लोगों को बढ़िया लगी या नहीं लगी, उसी हिसाब से आपके जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको लोगों तक भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चेकिंग यूजर एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच टूल हेल्प इन क्रिएटिंग सोशल मीडिया परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो कौन सा टूल है वो सोशल मीडिया
प्रदर्शन रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। फेसबुक इनसाइट है वो आपकी सोशल मीडिया पर कैसा प्रदर्शन कर रहा है, वो हेल्प कर आपका मदद करता है उसको प्रदर्शन करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सी होगा। तो अब मैं कैसे समझाऊँ, किसी ने सोशल मीडिया पे आधे लोगों ने तो फेसबुक बनना ही बना रखी है आज के समय में। समस्या है जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें से, लेकिन सोशल मीडिया का एक इंसाइट होता है जिसमें अरे सीधी बात है, जहाँ दुकान है तो दुकान पर कौन सामान लेके जा रहे, कौन कौन लेके जा रहे हो, यो जो दुकान का कि डेली चल जाए दूसरी दुकानों सामान लेके आ जाए, या चीज़ बेरो पाट जाना था दुकान पर रोज ना हर आदमी ने, इतो तो समझदार हो ही। तो वही चीज़ गूगल इंसाइट होता है, या गूगल पे इंसाइट भी चलता है, यूट्यूब का भी होता है ये इंसाइट। मेरे यूट्यूब पे कितना आप ये मुझे ये भी पता है कि आप में से कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा आते हैं, कौन से एज ग्रुप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितनी देर थे वीडियो देखो हो अथे जो देखते हैं काट के रोजू भाग जाओ ना दूसरा पे चले जाओ, वो भी पता चला, सब पता रहता है मेरे को। और कौन सा सर्च है वो ज़्यादा चल रहा है, उसी हिसाब से तो कंटेंट बनाया जाता है। तो यही सब चीज़ें आएंगी। इसका सही आंसर क्या होगा? वो जो ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं वो कहाँ पर दिखाई जाती हैं? फेसबुक इनसाइट्स में दिखाई जाती हैं। बस आपका नाम नहीं पता होता है, बाकी लगभग चीज़ें आपके बारे में मुझे पता होती हैं कि कहाँ से हो आप, और आपने अगर वीडियो देखा है और कमेंट किया है तो आप कहाँ के स्टूडेंट हो सकते हो, ये मैं बता सकता हूँ आपको। गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकता हूँ लगभग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए फेसबुक ऐड? तो फेसबुक विज्ञापन बनाने का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा क्रिएटिंग ए फेसबुक ऐड अकाउंट। तो फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए आपको भाई फेसबुक पे ऐड अकाउंट बनाना होगा, ये तो सीधा सीधा बात है। ऑप्शन नंबर बी होगा व्हाट इज द फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिजनेस मार्केटिंग करोगे, ऐड चलाओगे, तो सबसे ज़्यादा ऐड सक्सेसफुली फेसबुक पर ही चलते हैं, सस्ते भी होते हैं, चलते ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी होगा ए टूल टू मैनेज द फेसबुक एड एंड पेजेज। तो फेसबुक विज्ञापन और पेज को मैनेज करने का टूल किसके नाम से जाना जाता है? बिजनेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट परफॉर्म बेस्ट ऑन फेसबुक। तो किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा करेगा? तो विजुअल कंटेंट, इमेजेस और वीडियो वाला कंटेंट है वो ज़्यादा फेसबुक पर पॉपुलर होगा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। व्हाट आर द मेन गोल ऑफ ए फेसबुक एड कैंपेन। तो फेसबुक एड कैंपेन का मुख्य भाग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अचीविंग कैंपेन ऑब्जेक्ट लाइक रीच, ट्रैफिक एंड कन्वर्सेशन। तो पहुंच हो गया, ट्रैफिक हो गया, या रूपांतरण जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फेसबुक ऐड को चला सकते हो। तो भाई ऐड क्यों चलाए जाओ है, क्या के लिए चलाए जाए? ताकि लोगों की पहुंच बने थार तक, थारा जो यूज जनीबा बटे। तो यही चीज़ होता है, आपको फेसबुक पे ऐड चलाओ चाहे यूट्यूब पे ऐड चलाओ, कोई भी क्या उसमें रीच और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए सबका प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द लिंक्डइन मार्केटिंग मेनली यूज फॉर। तो लिंक्डइन थाने बेर एक सोशल मीडिया ऐप लिंक्डइन भी हुआ है, कभी जिंदगी में नाम सुने हो तो थेरा। उनके अंदर क्या हुआ है, जो बड़ी बड़ी कंपनी हुई ना उनका सीईओ होगा, मतलब उसके अंदर आपको ऐसे एरे गेरे नथु गेरे के अकाउंट नहीं मिलते, वहाँ पर अकाउंट मिलते हैं प्रोफेशनल लोगों के, जो पढ़े लिखे लोग हो गए, जो कंपनी में काम करते हैं, उन सब लोगों के, बढ़िया लोगों के, समझदार पढ़े लिखे लोगों के अकाउंट वहाँ पर मिलेंगे। और इस सबसे ज़्यादा आपको एमेच्योर ऑडियंस कहाँ पर मिलेगी? इंस्टाग्राम पर मिलेगी, या स्नैपचैट पे भी आजकल काफ़ी मिलती है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड B2B मार्केटिंग। मतलब प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर सकते हो आप इससे, प्रोफेशनल नेटवर्क, क्योंकि सारे ही समझदार लोग हैं, सभी लोग कौन है? जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं वही होते हैं इसके अंदर। और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स को सर्च कर रहे हो तो उसमें देखा कि मेरी जैसी ही एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी इंसान वो यहाँ पर भी है, तो आप उससे बातें चीतें करने लगे। तो यही होता है, उसमें B2B मार्केटिंग होती है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। मार्केटिंग के भी कई टाइप होते हैं, समझा देता हूँ। B2B, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, जैसे आपकी दुकान है, राधे श्याम की दुकान है और रामस्वरूप की दुकान है, दोनों की सेम चीज़ की दुकान है, दोनों आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं कि भाई आप आजकल कौन सा मार्केट में न्यू प्रोडक्ट चल रहा है, अपना न्यू लाना चाहिए। तो ये कौन सा होता है? B2B मार्केट होता है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। अगला होता है B2C मार्केट। B2C, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट, मतलब कंज्यूमर मार्केट। जैसे कि आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपके पास दुकान थी, आपको प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके फीडबैक बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर मार्केट होता है।
समझ में आ गया आपको। एक होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर मार्केट। जैसे आपने कैसा क्या क्या, आप कोई सामान खरीद कर लेकर आ गए किसी दुकान वाले को, और उसने आपने क्या खरीद कर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जो वैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहता था। तो इसको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। ये पर्सन आ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, इसीलिए मैंने बताया आपको। 10 नंबर पर्सन है, व्हाट टाइप ऑफ एड कैन बी रन ऑन लिंक्डइन। तो किस प्रकार के ऐड देखने को मिलते हैं, जॉब पोस्टिंग के, भाई जॉब वगैरह आ रही हैं, प्राइवेट कंपनियों से संबंधित लोग यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। स्पॉन्सरशिप आ गई, कंटेंट हो गया, ईमेल हो गया, ये सब ज़्यादातर ऐड देखने को मिलते हैं आपको। 11 नंबर है, विच मैट्रिक्स टेल हाउ मेनी पीपल क्लिक ऑन एड। तो कौन सी बताती है, CTR बताती है इसमें आपकी, क्लिक थ्रू रेट। तो CTR रेट होती है ना, कितने लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक करा, वही चीज़ बताती है कि CTR रेट से ही पता चलता है कितने लोगों ने आप पर ऐड पर क्लिक किया है। फुल फॉर्म भी आ सकती है इसकी CTR की। व्हाट डज द रीच मीन्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में रीच पर क्या पहुंच होती है, तो कितनी रीच होती है, नंबर ऑफ द पीपल हु सा योर कंटेंट। तो जिन लोगों ने आपका कंटेंट देखा उसी को क्या कहा जाता है, उसको ही रीच के नाम से जाना जाता है। तो रीच नहीं होती कि भाई जैसे मेरे यूट्यूब चैनल की 1 मिलियन रीच है, लेकिन व्यूवरशिप कितनी आती है, 100-200 के लेख के बीच में आती है। मतलब 10 लाख में से लगभग 20 लाख की 10 लाख लोगों के पास यूट्यूब ने भेजा, तो मतलब ये समझ लो कि 2 से 3 लाख लोग ही उसको देखते हैं। तो 10 लाख क्या रीच है, और 2 लाख का वो CTR रेट है। समझ में आ गया आपको, CTR मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया है। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। व्हाट इज द CPM इन द फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में CPM क्या होता है, कॉस्ट पर माइल। तो 1000 इंप्रेशन दिखाने पर कितने लोगों को कितने रुपए लगते हैं, वही CPM के नाम से जाना जाता है। व्हाट टाइप ऑफ द फेसबुक एंड द ऑब्जेक्टिव शुड बी सेलेक्ट टू ब्रिंग द पीपल टू योर वेबसाइट। तो क्या करता है, ट्रैफिक के माध्यम से आप लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हो, तो कौन सा फेसबुक विज्ञापन उद्देश्य चुनोगे, तो ट्रैफिक का विज्ञापन चुनोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आ सकें। विच ऑफ द दीज इज ए फीचर ऑफ फेसबुक पिक्सल। तो फेसबुक पिक्सल का क्या कार्य होता है, सही आंसर होगा ट्रैकिंग द यूजर बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट पर यूजर के गतिविधि को ट्रैक करना। तो मैं जैसे ट्रैक करता हूँ कि आप कितने देर मेरे वीडियो को देख रहे हो, एवरेज ड्यूरेशन कितना है लोगों को देखने का, कौन से टाइम में आप ज़्यादा देखते हो, तो यही सब चीज़ें को देखना ही क्या कहलाता है, यूजर की गतिविधि को ट्रैक करना ही क्या कहलाता है, फेसबुक पिक्सल के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज़ें फेसबुक पर करते हो तो उसको फेसबुक पिक्सल का उदाहरण होता है। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने अच्छे से समझाया डिजिटल मार्केटिंग। ये अगर आपने टॉपिक चूज करा है और आपको इस वीडियो से देखने से पहले कितना नॉलेज था और अब कितना हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अभी तक पूरा वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्त को नहीं शेयर किया तो दोस्त को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।